हेलो 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 हेलो। हाँ जी, अब आ जाएगी आवाज। अच्छा, तो मतलब तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? एवरीबडी, सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। मैं आप लोगों से क्या बोल रही थी? मैं आप लोगों से ये बोल रही थी कि पहले तो आप लोगों का स्वागत है। सुप्रभात बेटा, गुड मॉर्निंग। और उसी के साथ साथ आपसे एक सवाल पूछना था। ये 2 दिनों की छुट्टी के बाद, आफ्टर हॉलीडे ऑफ 2 डेज, आफ्टर 2 डेज हॉलीडेज, कैसा फील होता है जरा मेरे को बताइएगा। दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, बहुत मजा आता है। और बहुत हमने मस्ती कर ली, बहुत हमने फन कर लिया मैडम, है मजे आ गए मैडम। है 2 दिन की छुट्टी मिल गई, बहुत मजे किए हमने, फन किया मैडम। संडे को तो हमने रिवीजन तो किया ही नहीं था मैडम, है रिवीजन रिवीजन करते हो कि नहीं? जरा बता दो मेरे को, चलो एवरीबडी। कुछ नहीं होता मैडम, है कुछ ही नहीं होता मैडम। आदित्य, ऐसे कुछ नहीं होता, क्या होता है? ऐसे करना चाहिए ना बेटा रिवीजन थोड़ा थोड़ा। सैटरडे संडे का छुट्टी मिल गया तुम लोग को, ऐसा लक्की हो गए हो तुम लोग। कभी कभी मिलता है ऐसा छुट्टी, हमेशा नहीं मिलता है। किया मैडम रिवीजन, अरे वाह। ओ थैंक्स प्रांजल। ऑल राइट एवरीबडी, स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। सभी बच्चे, हाँ मैडम, क्या किया ना, रिवीजन किया हम लोग ने। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। तो चलो, 2 दिन के बाद आप लोगों का स्वागत है। अभी एक बच्चा मेरे को कुछ पूछ रहा था, मैडम लेक्चर ट्रैकर। बेटा लेक्चर ट्रैकर किधर है पता है? आपके साथ एक नोट्स का लिंक शेयर किया गया है, जिसमें हर टीचर के नोट्स भी हैं और उसमें लेक्चर ट्रैकर भी बना हुआ है। तो आप बेटा उस लिंक में जाएंगे तो आपको लेक्चर ट्रैकर भी मिल जाएगा और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आई होप सभी बच्चों को नोट्स मिल गए हैं। मैम अच्छा नहीं लग रहा था छुट्टी में, ओहो हो। तुम तो क्या है, तुम तो कुछ भी बोल दोगे मैडम। हाँ, मजा नहीं आया मैडम, है छुट्टी में इतना कोई मजा तो नहीं आया। देखो ऐसा बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम छुट्टी नहीं दूंगी, है। चलो, अच्छा मेरे को एक बात बता दो सारे बच्चे, 1 मिनट। आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों को क्लास के नोट्स मिल गए हैं ना? और लेक्चर ट्रैकर किधर है सबको पता है? बेटा आपकी पहली एक आध क्लास में मैंने चैट सेक्शन में, मतलब कमेंट सेक्शन में लिंक भी डाल दी है। तो उस लिंक को क्लिक करोगे तो वहां नोट्स भी मिल जाएंगे और लेक्चर ट्रैकर भी मिल जाएगा। सभी बच्चों को पता है? नोट्स नहीं मिले मैडम, क्या कर रहे हो बेटा? एक काम, मिल गए ना? आपकी पिछली जो क्लासेस है उसके नीचे मैंने ड्राइव का लिंक शेयर किया हुआ है। उस ड्राइव के लिंक पे क्लिक करोगे तो वहां नोट्स भी अपलोडेड है और लेक्चर ट्रैकर दोनों साथ में अपलोडेड है। आज काजू सर दहेज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दहेज में बैठो मत तुम लोग, है कहते हैं आज काजू सर है ना दहेज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता रहे थे। तो अब देख लो, जितना जल्दी सीए बन जाओ उतना बेहतर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बचाने के लिए। काय का दहेज रे, है बड़े आए दहेज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हो, पिटाई खाओगे सारे, है। आ जाओ इधर, चलिए जी। ऑल राइट एवरीबडी, मैम होमवर्क डिस्कस कर दीजिएगा। बिल्कुल डिस्कस करेंगे, आपने होमवर्क किया है तो हम डिस्कस तो एकदम प्रॉपरली करेंगे, एकदम डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग सेट मैडम, चलो दैट्स ग्रेट बेटा। चलिए आगे बढ़ाएं आज की क्लास को। तो ब्रेक आएगा ना जब अपना, ब्रेक में अपने होमवर्क को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? सारे बच्चे तैयार हैं क्या? अच्छा ऐसा हो सकता है कि कभी कभी पढ़ाते समय मैं आपके डाउट्स ना देखूं, क्योंकि फिर फ्लो ब्रेक हो जाता है बेटा। तो जब एक पॉइंट कवर कर दूंगी ना तो आपके डाउट्स ले लूंगी, ठीक है? चलो मैम हम दहेज नहीं लेंगे, सिर्फ गिफ्ट लेंगे। हाँ हाँ, आप अपनी बेटी को दीजिए अपने मन से जो देना है। दहेज नो 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 नो, प्यार से जो बेटी को देना है वो दे दीजिए। पिटाई खाओगे। चलिए मैडम एग्जाम्पल नंबर 8। ओके अंकित, ब्रेक में ले लेंगे सारी चीजें। ओके चलो सारे बच्चे, किसी के कोई डाउट वाउट पुरानी क्लास के भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक में ले लेंगे, ठीक है? तो एक तो अंकित का डाउट है, उसने ऑलरेडी अपना नंबर लगा रखा है मैडम, मेरा एग्जाम्पल नंबर 8। उसने अपना एक, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, कतार में सबसे पहले अंकित है। चलो चलिए मैम थोड़ा कॉमेडी कीजिए। हाँ कॉमेडी, लॉ कॉमेडी कर देगा तुम्हारी बेटा। आ जाओ इधर चुपचाप। चलिए लेट्स गेट द सेशन रोलिंग एंड लेट्स गेट द सेशन स्टार्टेड। ऑल राइट एवरीबॉडी, नया दिन है, नई एनर्जी है तुम में और मुझ में,
और स्टार्ट करेंगे आज की एकदम धुआंधार तरीके से क्लास को। चलिए ओके ओके, अर्जी लगा बैठा है वो, रिजर्वेशन डन, डाउट का रिजर्वेशन अंकित का है पहला तो ठीक है। उसके बाद सारे बच्चे कतार में लग जाएंगे अंकित के पीछे। किसी के कोई पुरानी क्लास को लेके कोई डाउट वाउट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डाउट का टाइम पे ही डाउट डिस्कस होगा। ओके ओके मैडम, ओके चलिए लेट्स गेट द सेशन रोलिंग एंड लेट्स गेट द सेशन स्टार्टेड। मैडम आज सबसे पहले क्या करवाओगी बेटा? सबसे पहले हम कराएंगे मैडम थॉट ऑफ द डे। अच्छा अच्छा, अंकित बोल रहा है मैडम ये बात तो ठीक है, जरा टिप दे दो हमें आज की। टिप ऑफ द डे ये है, खुश रहो एंड खुश रखो। आज की टिप क्या है? खुश रहने का, और जो आपके आजू बाजू वाले लोग हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, सबको खुश रखो भी। मुंह सड़ा के बैठे रहोगे ना तो लोग तुमसे बात नहीं करेंगे बेटा। थोड़े बहुत पेरेंट्स तो फिर भी कर लेंगे क्योंकि तुम लाडले बेटे हो या बेटी हो, बाकी कोई बात नहीं करने वाला। तो खुद भी खुश रहा करो, मुंह सड़ा के मत बैठा करो, ठीक है? ओके मैडम। और आजू बाजू वाले जो लोग होते हैं ना उनको भी खुश रखा करो, ठीक है? उनके साथ मुंह सड़ा के बैठोगे ना तो कोई बातें दोस्त नहीं बनने तुम्हारे हैं। वैसे भी तुम ऑनलाइन क्लासेस में आते हो, तुम फिजिकली लोगों से मिलते हो नहीं ज्यादा, तो क्या खुश रहना चाहिए और आजू बाजू वालों को खुश रखना चाहिए, ठीक है? ओके मैडम, आज का टिप ऑफ द डे है अपने रूम में लगा लो, खुश रहने का, लोगों को खुश रखने का, ठीक है? सही है, ओके, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझे? ओके एवरीबडी, लेट्स गेट द सेशन रोलिंग, लेट्स गेट द सेशन स्टार्टेड। टिप ऑफ द डे, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लोगों को पॉजिटिव वाइब्स भी दो। नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिविटी ही आएगी। कई बच्चे होते हैं, पता है, कई बच्चों की बात नहीं है, ये ह्यूमन की बात है। कोई लोग है ना बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, सब मेरे से ज्यादा केपेबल है, फलाना, मैं ये हूं, मेरा लक ही खराब है, मैं ये करता हूं तो ये हो जाता है। तो ऐसा सोचोगे ना तो जो तुम्हारे अराउंड जितने भी नेगेटिव एनर्जी होगी तुम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो और नेगेटिव होते जाओगे, सब कुछ नेगेटिव होएगा। इससे जो पॉजिटिव रहो, है ना? एटीट्यूड अपना ऐसे रखो। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? आज की क्लास में मैं तुम्हें ज्ञान दे रही हूं, इसको अपनी जो भी तुम्हारे स्क्रीन के सामने वॉल है उस पे लिख देना। तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए आण दो, जो आएगा देखी जाएगी, जैसा आएगा हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आण दो एटीट्यूड होना चाहिए। तो बताओ तुम्हारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? आण दो, देखी जाएगी, कर लेंगे, फोड़ देंगे, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है? ओके मैडम, ऑल राइट, ओके। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज की क्लास में क्या बताऊंगी? सबसे पहले आज की क्लास में एक बेसिक बात बताना चाहती हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीए फाउंडेशन हो सकता है उतना अच्छे से पढ़े नहीं, है ना, या पढ़े तो थे पर क्या है ना मैडम छुट्टियों में भूल गए। तो एक बेसिक बात आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? ओके मैडम, क्या बात है? सबसे पहले बेटा आपको यह जानना जरूरी है कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल लेट से एक कंपनी की है 1,00,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ये क्या है बेटा? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी कैन इशू। इससे ऊपर शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है क्या? नहीं। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब मैक्सिमम जितना कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। एक कंपनी 1,00,000 से ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती। तो ये हो गया आपका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इससे ऊपर आप शेयर्स इशू कर सकते हो? नहीं। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट अ कंपनी कैन इशू। ओके ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा इशूड शेयर कैपिटल की। इशूड शेयर कैपिटल मतलब लेट्स से 1,00,000 में से कंपनी ने इशू किए 70,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये क्या हो गया? इशूड। ये तो ऑथराइज्ड है, मतलब इतना तो मैक्सिमम तुम इशू कर सकते हो। इशूड मतलब जो आपने इशू कर दिया। लेट्स से आपने 70,000 शेयर्स मार्केट में इशू कर दिए, तो ये हो गया इशूड शेयर कैपिटल। अब हो सकता है तुम्हारी कंपनी बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और सारे लोगों को लगता है कि तुम्हारी कंपनी फ्यूचर में बहुत बढ़िया करेगी। एग्जांपल दे रही हूं, तुम्हारी कंपनी फ्यूचर में बहुत तगड़ा करने वाली है, तुम्हारी कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है, तुम सोलार में काम करते हो, फ्यूचर इज सोलार, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि तुम एकदम झंडे गाड़ दोगे फ्यूचर में। तो तुमने इशू तो 70,000 शेयर्स किए, पर लेट्स से 80,000 शेयर्स आपके सब्सक्राइब हो गए। बहुत लोगों ने आपके कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया,
आप इशू कितना करने वाले हो, 70,000 शेयर्स, पर लोगों ने लेट से ओवर सब्सक्राइब कर लिया, अंडर सब्सक्राइब भी हो सकता है। अगर तुम्हारे कंपनी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है दूसरा केस कि तुमने 70,000 इशू किए पर लोगों ने सिर्फ 50,000 शेयर्स ही लिए, बाकी के नहीं लिए। मेरे एग्जाम्पल में मैं तुम्हें बता रही हूं, लोग तुम्हारी कंपनी में पॉजिटिव सोचते हैं क्योंकि हम, तो लोग तुम्हारी कंपनी में बहुत बहुत पोटेंशियल देखते हैं। तो बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया तो ओवर सब्सक्राइब हो गए शेयर्स, तो 80,000 सब्सक्राइब हो गए। तो क्या अब आप इतने शेयर्स इशू करोगे? नहीं, इशू तो तुम 70,000 ही करने वाले हो। ठीक है, अब मैडम कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या है? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मैडम? अब बेटा 70,000 रुपए पे ना तुमको अभी 10 रुपए चाहिए नहीं है, तुम इतने शेयर इशू कर रहे हो, पर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अभी 70,000 लोगों से 10 रुपए लेके क्या करूं, अभी तो हमारे पास पैसा है, बाद में जब जरूरत पड़ेगी ना तब हम बचा हुआ पैसा लेंगे। तो आपने लेट से बेटा 70,000 रुपए पे अभी 6 रुपए ही कॉल किए हैं। मतलब तुमको ऐसा लग रहा है फ्यूचर में जब नया प्रोजेक्ट आएगा, नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो 4 रुपए फ्यूचर में मंगाएंगे, अभी हमको नहीं चाहिए। तो आपने ये कॉल किया, लोगों से कितना पैसा कॉल किया? 10 रुपए के शेयर पे 6 रुपए कॉल किए, तो ये हो गया 70,000 इंटू 6, दैट इज द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अब मैडम पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? बेटा पेड अप शेयर कैपिटल मतलब तुमने मंगाया तो इतना, लोगों से कॉल कितना किया? इतना रुपया कॉल किया। लेट्स से कुछ लोगों के पास शेयर्स थे, अराउंड 1000 शेयर्स थे, उन्होंने आपको 6 रुपए पे नहीं किए, तो ये हो गया पेड अप। पेड अप मतलब कितना पे हुआ, मंगाए तो इतने थे पर 1000 शेयर्स पे 6 रुपए नहीं आए, तो दिस इज योर पेड अप शेयर कैपिटल। समझा? जितना पे हुआ, तुमने कॉल तो इतना किया पर क्या इतने पे पूरा पैसा आ गया? नहीं, 1000 शेयर्स पे तो 6 रुपए नहीं आए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? पेड अप शेयर कैपिटल। सारे बच्चे समझे क्या? एवरीबडी। तो ये बेसिक चीज मैं आपको क्लास के शुरुआत में ही बता रही हूं, क्योंकि कभी कभी बेटा ये वर्ड यूज होते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, तो बच्चों को फर्क नहीं पता होता, तो मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें बता दिया सो दैट तुम्हें आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, डाउट ना हो। ठीक है, सबको समझ में आ गया है? हाँ जी मैडम समझ में आ गया, दैट इज परफेक्ट। इफ समझ में आ गया तो उससे ज्यादा बड़ी बात कोई होती नहीं है और बेस्ट चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैडम आज की क्लास में सबसे पहले क्या करवाऊंगी? सबसे पहले एक ब्यूटीफुल सी डेफिनेशन है, कौन सी? 2 क्लॉज 69 प्रमोटर की। मैडम प्रमोटर क्या होता है हमें ये सिखाइए। ठीक है, मैं अगर तुमको देसी भाषा में ये डेफिनेशन सिखाऊं, 2 क्लॉज 69 प्रमोटर, एकदम सरल और देसी भाषा में बात करूं ना मैं, प्रमोटर पता है कौन होते हैं? प्रमोटर मतलब वो जो आइडिया लेकर आए हैं। प्रमोटर मतलब वो जिनके दिमाग में एक इनोवेटिव आइडिया आया है। लेट्स से मेरे दिमाग में एक इनोवेटिव आइडिया आया, क्या? कि मैं ऐसी वॉशिंग मशीन बनाऊंगी जो बिना पानी के कपड़े धो दे। ठीक है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं और मेरे एक कलीग के दिमाग में, लेट्स से मेरे और लेट्स से पीपी सर के दिमाग में एक आइडिया आया, क्या? कि ऐसी मशीन बनाते हैं जो बिना पानी के कपड़े धो दे। ठीक है, मेरे और पीपी सर के दिमाग में मैडम ये आइडिया आ गया। अच्छा, तो अब क्या हुआ? हमारे दिमाग में बेटा ये आइडिया आया, हमारे दिमाग में ये इनोवेशन आया और हमने बना ली एक कंपनी। तो हम कौन हो गए बेटा? प्रमोटर। प्रमोटर मतलब कौन? प्रमोटर मतलब कौन जिनके दिमाग में आइडिया आया है। सरल भाषा में आपको ये चीजें बता रही हूं, जिनके दिमाग में आइडिया आया और जिन्होंने सोचा कि चलो मिलकर कंपनी बनाते हैं, चलो मिलकर इस प्रोजेक्ट को कुछ बड़ा बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं बेटा? प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के। अब बुक की लैंग्वेज में जो लिखा, अब अच्छा एक और चीज, ओके, मैंने और पीपी सर ने मिलकर एक इनोवेटिव आइडिया लाया, कंपनी बना दी, तो हम क्या हो गए? प्रमोटर। क्योंकि हम स्टार्टिंग से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से हम एक आइडिया लाए और हमने कंपनी बनाई, तो हम कौन हो गए? प्रमोटर हो गए। उसके बाद बेटा हमें किसने ज्वाइन किया? एमवी सर ने भी ज्वाइन किया, आईजी सर ने भी ज्वाइन किया और तेजस सर ने भी ज्वाइन किया। ये लोग क्या लेकर आए बेटा? ये लोग खूब सारा पैसा लेकर आए। ये लोग बाद में इन्होंने ज्वाइन किया, लेट्स से 2 इयर्स बाद, 2 साल बाद एमवी सर, आईजी सर, तेजस सर ने भी हमारी कंपनी ज्वाइन की। और ये लोग क्या ला रहे हैं? ये लोग खूब सारा पैसा कंपनी में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये लोग मदद कर रहे हैं कंपनी को चलते रहने में। अब जैसे मेरे और पीपी सर के पास मान लो उतने पैसे नहीं थे, हमने कंपनी तो बना दी, जैसे तैसे हम चला भी रहे हैं,
पर एमडी सर, आईजी सर, तेजस सर बहुत सारा पैसा कंपनी में लेकर आए ताकि जिससे कि कंपनी चलती रहे, जिससे कि कंपनी फ्लोटिंग पोजीशन में रहे। तो ये मैडम ये भी प्रमोटर माने जाएंगे क्या? हाँ बेटा, प्रमोटर सिर्फ वही आदमी नहीं होता जो शुरुआत में कंपनी के साथ जुड़ा है, जो शुरुआत में आइडिया लेकर आया है, वो तो है ही। जो लोग बाद में भी ज्वाइन करते हैं कंपनी को, जो लोग बाद में भी 2-3 साल बाद भी ज्वाइन कर रहे हैं और कंपनी के बिजनेस को रन करने में, कंपनी को फ्लोटिंग रखने में मदद कर रहे हैं, तो वो भी प्रमोटर माने जाते हैं क्या? हाँ, इसका डिटेल अपने पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, पर अभी जो बुक में डेफिनेशन दी गई है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाली बात अपने बाद में पढ़ेंगे, पर अभी इधर आ जाइएगा। ठीक है, ओके। तो मैडम प्रमोटर मतलब कौन होता है? बेटा प्रमोटर मतलब वो आदमी जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है एज अ प्रमोटर, या जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है एज अ प्रमोटर। पर मैडम हमें तो अभी तक पता ही नहीं है प्रोस्पेक्टस क्या होता है, हमें तो अभी तक पता ही नहीं है एनुअल रिटर्न क्या होती है। आएगी, अभी मैं आपको इस वर्ड का मतलब नहीं बताऊंगी। प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में और ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में। पर मोटा मोटी ऊपर से बताती हूं, प्रोस्पेक्टस क्या होता है पता है? जब भी एक कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू करती है, जैसे आईपीओ लाती है, जैसे मैंने अपने शेयर्स पब्लिक में इशू किए, तो मुझे हमेशा एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? देखो, एक लॉजिक से सोचो, तुम लोग सारे पब्लिक हो, मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरे और पीपी सर की कंपनी है, ठीक है, ओके। हम लोग एक ऐसा वॉशिंग मशीन बना रहे हैं जो कि क्या करेगी, कपड़े को बिना पानी के धो देगी। अब ये वॉशिंग मशीन मेरे और पीपी सर का आइडिया है, हमने कंपनी बना ली। अब हम चाहते हैं हमारे कंपनी के शेयर्स को तुम लोगों को ऑफर करना। तो हमने क्या किया, तुम लोग को इन्विटेशन दिया। हम लोग तुम लोग को बोल रहे हैं, बच्चे लोगों हमारे कंपनी में पैसा लगा दो रे, बहुत अच्छा कंपनी चलेगा, तगड़ा चलेगा, बहुत मस्त काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, चलो तुम लोग हमारे कंपनी में पैसा लगा दो। तो तुम लोग क्या बोलोगे? तुम लोग बोलेंगे ऐसे थोड़ी लगा देंगे, हमारा खून पसीने का पैसा है मैडम, तुम्हारी कंपनी में ऐसे कैसे लगा दे। आप पहले आपके कंपनी के बारे में सारे डिटेल्स बताओ हमें, कि आपके कंपनी में आपने ऑलरेडी कितने प्रॉफिट्स किए हैं, आपके कंपनी के पास कितने एसेट हैं, आप फ्यूचर में कैसे काम करने वाले हो, हम जो आपको पैसा देंगे आप उस पैसे का क्या करने वाले हो, सारी बातें हमें बताओ। तो बेटा हम आपको एक कागज इशू करेंगे जिसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस में कंपनी को लेकर सारी बातें लिखी हुई होगी, ठीक है। तो ये आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, पर आई होप आपको एक आइडिया मिला। जब एक कंपनी पब्लिक को अपने शेयर इशू करती है तो पब्लिक क्या बोलेगी, ऐसे कैसे पैसा लगा दे यार, खून से पसीने से कमाया हुआ पैसा है, आप हमें पहले अपनी डिटेल बताओ। तो जब भी एक कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू करती है तो साथ में इशू करती है प्रोस्पेक्टस, ताकि जनता को पता चल जाए कि आपके कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटस क्या है। तो कहता है प्रमोटर मतलब कौन आदमी? प्रमोटर मतलब वो जिसका नाम प्रमोटर जैसे लिखा हुआ है किसमें, प्रोस्पेक्टस में, या जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है एज अ प्रमोटर। एनुअल रिटर्न भी साल खत्म होने के बाद आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो, साल भर में तुमने क्या क्या किया उसकी रिटर्न आरओसी को देते हो, ठीक है। तो कहता है देखो प्रमोटर मतलब कौन आदमी, मेरे साथ वापस से रिपीट करो मैडम, प्रमोटर मतलब वो आदमी जिसका नाम प्रमोटर जैसे लिखा हुआ है कंपनी के प्रोस्पेक्टस में या फिर एनुअल रिटर्न के अंदर, ठीक है। कहता वो आदमी, हमारे केस में मैं और पीपी सर, जो कंट्रोल कर रहे हैं अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के काम काज को जो लोग कंट्रोल करते हैं, या तो डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, वेदर एज अ शेयर होल्डर या डायरेक्टर और अदरवाइज। कहता है प्रमोटर मतलब वो आदमी जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करे, या तो डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, या हो सकता है हमारे पास कंपनी के क्या हो, बहुत सारे शेयर्स हो, या हम कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी इन्वॉल्व हो, तो एज अ शेयर होल्डर, एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अदरवाइज। मतलब वो आदमी जो कंपनी के कामकाज को क्या करता है, अफेयर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कहता है वो आदमी जिसके एडवाइस पे, जिसके इशारों पे, जिसके एडवाइस पे, जिसके डायरेक्शन मतलब जिसके कहने पे, जिसके इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रमोटर। प्रमोटर मतलब जिसके कहने पे बोर्ड काम करे, वो हो गया प्रमोटर। जो कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करे, कंट्रोल करे, जिसका नाम एज अ प्रमोटर लिखा हुआ हो प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में, उसे हम कहते हैं प्रमोटर। बेसिकली प्रमोटर मतलब वो जिन्होंने कंपनी का आइडिया लेकर आए, जिन्होंने कंपनी बनाई।
अब वो उनके पास कंपनी के बहुत सारे शेयर्स भी हैं, तो वो कंपनी के कामकाज को कंट्रोल करते हैं, जिनके कहने पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करती है, जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है, उसे कहते हैं प्रमोटर। सारे बच्चे समझ गए बेटा? एवरीबडी? सारे बच्चे फटाफट बताओ मैडम प्रमोटर मतलब क्या? बहुत ही सिंपल, कहता है प्रमोटर मतलब वो जिसका नाम एज अ प्रमोटर लिखा हुआ है, किसमें? एनुअल रिटर्न में या प्रोस्पेक्टस में। अच्छा, या जो कंट्रोल करे किसको? कंपनी के अफेयर्स को, कामकाज को मैडम, और का कंट्रोल करे अफेयर्स किसके? कंपनी के। या तो डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे। हो सकता है बोर्ड, प्रमोटर बोर्ड में हो, या प्रमोटर बहुत के पास बहुत शेयर है तो एज अ शेयर होल्डर वो कंट्रोल कर रहा है, कैसे भी करे, इनडायरेक्टली। या फिर कहता है क्या, जिसके एडवाइस पे, जिसके डायरेक्शन पे कौन काम करे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट करे, जिसके इंस्ट्रक्शन पे, डायरेक्शन पे बोर्ड काम करे, वो कौन हो गया बेटा? प्रमोटर हो गया मैडम। बहुत सिंपल बात है, वेरी गुड। तो दिस इज योर 2 clause 69 विच इज प्रमोटर। ओके मैडम, अब आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक डेफिनेशन पे लेके जाना चाहूंगी रिलेटिव की, 2 clause 77। मैडम रिलेटिव कौन होते हैं? मैंने बोला कि ये मेरे रिलेटिव है। कंपनीज एक्ट में हम रिलेटिव किसको बोलते हैं? जैसे कह रहे हैं डायरेक्टर और डायरेक्टर के रिलेटिव्स, डायरेक्टर डायरेक्टर के रिलेटिव्स। तो मैडम ये रिलेटिव कौन होते हैं? रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन लोग आ जाते हैं? कहता देखो, विद रेफरेंस टू एनी पर्सन, एनीवन हु इज रिलेटेड टू अनदर, एक आदमी जो दूसरे से रिलेटेड हो। गीता मैम सीए प्रमोटर हो सकता है? बेटा दिमाग लगाओ, अभी मैंने आपको बताया प्रमोटर कौन होता है। मैं अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, क्या पीपी सर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है? मिलकर हमने कंपनी बनाई तो हम प्रमोटर माने जाएंगे ना। मतलब आप गीता थोड़ा सा बेटा सोचो क्या पूछ रहे हो। कोई सीए है तो किसी कंपनी का प्रमोटर बन जाता है क्या? वो प्रमोटर मतलब जिसने कंपनी बनाई। अब वो सीए हो, सीएस हो, वो पढ़ा लिखा ही ना हो, कोई भी प्रमोटर हो सकता है। क्या कोई डिग्री जरूरी होती है प्रमोटर? प्रमोटर बनने के लिए मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़ेगा क्या? प्रमोटर बनने के लिए मेरे को कोई बहुत बड़ा आदमी होना पड़ेगा क्या? प्रमोटर मतलब कोई भी आदमी हो सकता है जो कंपनी बना रहा है बेटा, जो आइडिया लेकर आया है। अब मैं और पीपी सर सीएज हैं, हम आइडिया लेकर आए हैं कि हम कंपनी बनाते हैं और हमने कंपनी बनाई, तो हम कौन हो गए? प्रमोटर हो गए। प्रमोटर मतलब वो आदमी जो कंपनी बनाने का आइडिया लेकर आया है। अब वो अनपढ़ भी हो सकता है क्या? हाँ। वो बिना पढ़ा लिखा आदमी भी हो सकता है क्या? हाँ। प्रमोटर मतलब जो बना रहा है कंपनी को, वो हो गया प्रमोटर। या जो बाद में कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, जो कंपनी को फ्लोटिंग रखने में मदद कर रहा है, कंपनी को चलाने में आपकी मदद कर रहा है, उसे कहते हैं प्रमोटर। ठीक है, चलिए। एवरीबडी विद रेफरेंस टू एनी पर्सन, एनीवन हु इज रिलेटेड टू अनदर। रिलेटिव मतलब कौन? अगर आपकी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो आपके मेंबर्स क्या माने जाएंगे? आपके मेंबर्स क्या माने जाएंगे? आपके रिलेटिव। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। ठीक है, ओके। आपकी HUF में जितने भी मेंबर्स हैं वो आपके क्या माने जाते हैं? रिलेटिव माने जाते हैं। ठीक है। अगर आप एक लड़का हो तो आपकी वाइफ क्या मानी जाएगी? आपकी रिलेटिव मानी जाएगी। कहता है वन पर्सन इज रिलेटेड टू अनदर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कहता है एक आदमी दूसरे आदमी से जैसा प्रिस्क्राइब्ड है वैसे रिलेटेड हो। मतलब रूल 4 ने, मैंने बोला था जहां पे भी लिखा हो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो रूल आगे क्लैरिफिकेशन दे रहा है। कहता है एक आदमी दूसरे आदमी से इस कदर रिलेटेड हो जैसा प्रिस्क्राइब्ड है। तो कैसा प्रिस्क्राइब्ड है? नीचे प्रिस्क्राइब्ड है, इधर आओ। कहता है आप एक दूसरे के रिलेटिव माने जाओगे। कब? लेट्स से हम गीता का एग्जांपल लेते हैं। गीता तो एक लड़की है, ठीक है। तो गीता अगर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में काम कर रही है तो गीता के मेंबर्स क्या हो गए? HUF के मेंबर्स क्या हो गए? गीता के रिलेटिव। ओके। गीता एक लड़की है तो गीता का हस्बैंड क्या हो गया? उसका रिलेटिव। ओके। गीता के फादर मदर भी उसके क्या माने जाएंगे?
रिलेटिव माने जाएंगे। अच्छा, गीता के अगर कोई ब्रदर सिस्टर है, भाई बहन है, ब्रदर सिस्टर, तो वो भी क्या माने जाएंगे? रिलेटिव माने जाएंगे। गीता का अगर कोई बेटा है, सन, तो सन भी रिलेटिव माना जाएगा और सन की वाइफ भी रिलेटिव मानी जाएगी। और अगर गीता की कोई डॉटर है, ठीक है, तो डॉटर और डॉटर का हस्बैंड भी रिलेटिव माना जाएगा। तो अभी हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो सारे बच्चे मुझे बताओगे गीता के रिलेटिव्स कौन कौन माने जाते हैं? कहता है फादर। फादर में अगर किसी आदमी के स्टेप फादर है तो वो भी इंक्लूड होंगे। मदर, मदर में अगर किसी की स्टेप मदर है तो भी इंक्लूड होगी। सन, अगर आपका कोई सन है इंक्लूडिंग किसी का कोई स्टेप सन है, वो भी रिलेटिव में क्या होता है? इंक्लूड होता है। सन की वाइफ भी आपकी रिलेटिव मानी जाती है। डॉटर, डॉटर का हस्बैंड भी आपका रिलेटिव माना जाता है। आपके ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, आपकी सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर, सब आपके रिलेटिव माने जाते हैं। मतलब आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके डॉटर, आपका सन और उनके जो रिस्पेक्टिव पार्टनर्स है वो आपके क्या माने जाते हैं? रिलेटिव माने जाते हैं। मतलब अगर ये गीता है तो उसका हस्बैंड, वैसे ही अगर कोई लड़का होता तो उसकी वाइफ, ठीक है। तो ये कौन हो गए बेटा? आपके रिलेटिव्स माने जाते हैं। मैम ये सब डेफिनेशंस आएंगे एग्जाम में? बिल्कुल आएंगे बेटा, क्यों नहीं आएंगे? कोई भी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। एवरीबडी समझे? यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपने देखी, सबके आगे स्टेप लिखा हुआ है। स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सन, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर। डॉटर के आगे स्टेप नहीं लिखा। हालांकि सन के आगे भी स्टेप सन लिखा हुआ है, लेकिन डॉटर के आगे स्टेप नहीं लिखा। मैडम ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों किया कि स्टेप डॉटर को रिलेटिव नहीं माना जा रहा? आई फील बेटा दिस इज द एरर इन द लॉ। जितना जल्दी इसे सुधारेंगे उतना जल्दी क्या रहेगा? ठीक हो जाएगा। तो ये लॉ का एक एरर है कि उन्होंने हर जगह स्टेप ऐड किया। फादर मदर की जगह भी, बेटे की जगह भी, भाई बहन की जगह भी स्टेप ऐड किया, लेकिन डॉटर के आगे स्टेप ऐड नहीं किया। मैडम ये तो भेदभाव हो गया। बिल्कुल भेदभाव हुआ है। इसका मैडम कभी करेक्शन आएगा फ्यूचर में, डेफिनेटली लॉ मेकर्स इस पे ध्यान देंगे और आगे स्टेप डॉटर को भी क्या करेंगे? रिलेटिव की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। अभी फिलहाल के लिए तो नहीं है। पर मैडम इज दिस अ एरर इन द लॉ? फॉर श्योर दिस। ये आईसीआई को मेल करने का बात नहीं है बेटा, ये लॉ मेकर्स को। आईसीआई क्या कर लेगा? जिन्होंने लॉ बनाया, जो लॉ मेकर्स है, उन्होंने स्टेप डॉटर को रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं लिखा। अब ये इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है? व्हाट आई फील इज दिस इज अनइंटेंशनल। कोई स्टेप डॉटर को इनको अलग से हटाना नहीं था कि नहीं स्टेप डॉटर को नहीं लेंगे। ये मिस हो गया है। यहां पे स्टेप आना चाहिए पर इन्होंने डालना भूल गया है, रह गया है जिसे कहते हैं, ठीक है। चलो चलिए जी, सारे बच्चे समझ गए। तो मुझे बता दो रिलेटिव कौन? अगर आपकी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उसके मेंबर्स क्या माने जाएंगे? रिलेटिव। और अगर आप एक इंडिविजुअल हो, मैं, तो मेरे हस्बैंड, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरा बेटा, बेटा की वाइफ, मेरा डॉटर, डॉटर का वाइफ, सॉरी डॉटर का हस्बैंड, सॉरी डॉटर का हस्बैंड, वो क्या माने जाएंगे? रिलेटिव माने जाएंगे। सबको समझा? जहां पे भी लिखा हुआ हो रिलेटिव वर्ड तो उसका मतलब कौन कौन आ जाते हैं? मैं बोल रही हूं मेरे रिलेटिव ये कर सकते हैं, तो मेरे रिलेटिव मतलब कौन लोग? कहते हैं डायरेक्टर के रिलेटिव ये कर सकते हैं, तो डायरेक्टर के रिलेटिव मतलब कौन? तो अब आपको समझेगा डायरेक्टर के रिलेटिव मतलब क्या। सबको समझा? यस मैडम समझा। चलिए ओके, किसी को कोई भी डाउट? एकदम सिंपल है, बिल्कुल कोई बढ़िया ऐसा स्ट्रेस लेने का बात है? कतई ऐसी स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। ओके, तो आपने क्या पढ़ा? आपने भी मेरे साथ पढ़ा प्रमोटर। सारे बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। मैडम आपने क्या सिखाया था? प्रमोटर को मतलब कौन? प्रमोटर मतलब वो आदमी जिसका नाम एज अ प्रमोटर लिखा हुआ है, जिसका नाम लिखा हुआ है एनुअल रिटर्न में, प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है नीचे प्रमोटर कौन? पीपी सर। तो वो प्रमोटर ही होंगे ना, अब उनका नाम लिखा हुआ है प्रमोटर की जगह तो प्रमोटर ही हुए। वो जो कंपनी के काम काज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर दे वो कौन हो गए? प्रमोटर। जिनके कहने पे बोर्ड नाचे, जिनके कहने पे बोर्ड एक्ट करे, वो कौन हो गए बेटा? प्रमोटर। ओके, रिलेटिव कौन? माता पिता, भाई बहन, बच्चे बच्चे की
रिस्पेक्टिव पार्टनर्स। सबके आगे स्टेप है, डॉटर के आगे नहीं है, ठीक है, भेदभाव तो हुआ है, ओके ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे बेटा, रिलेटेड पार्टीज। मैडम रिलेटेड पार्टीज, सेक्शन 2 क्लॉज 76 बात करता है रिलेटेड पार्टी के बारे में। मैडम रिलेटेड पार्टी क्या होते हैं सारे बच्चे? मैडम रिलेटेड पार्टी मतलब बेटा आपको पता है, एक कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ अगर ट्रांजैक्शंस करती है तो आपको इसे डिस्क्लोज करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। आप आगे जाके ये बात अकाउंट्स में सीखोगे कि अगर एक कंपनी अपने रिलेटेड पार्टीज के साथ किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांजैक्शन करे तो अलग से उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ता है। वेरी गुड, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। मैडम ऐसा क्यों? डिस्क्लोज क्यों करना पड़ता है? डिस्क्लोज क्यों करना पड़ता है? क्यों डिस्क्लोज करना पड़ता है बताओ? क्योंकि अब एक बात बताना, क्या सारे बच्चे मेरी एक बात सुन के क्लियरली जवाब देना। आज मैंने रिलायंस के बहुत सारे शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो क्या मैं रिलायंस की शेयर होल्डर हूं क्या? यस मैडम, मैं रिलायंस की शेयर होल्डर हूं। मैंने रिलायंस में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। लेट्स से मैंने 1 करोड़ रुपया रिलायंस में इन्वेस्ट कर रखा है, मैं रिलायंस की शेयर होल्डर हूं, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे शेयर्स हैं। मैंने अपने खून पसीने का कमाया हुआ पैसा रिलायंस में लगाया हुआ है, तो क्या ये मेरा हक नहीं बनता कि रिलायंस तुम अपने रिलेटेड पार्टी के साथ, तुम अगर अपने लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करते हो तो मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम लोगों को मुझे ये बात बतानी पड़ेगी। मैंने अपना 1 करोड़ रुपया खून पसीने से कमाया हुआ, चाहे 1 करोड़ ही क्यों ना हो, 1 लाख रुपया भी क्यों ना हो, चाहे मैंने आपके 4 शेयर भी क्यों ना खरीदे हो, मैंने आपकी कंपनी में विश्वास करके आपके कंपनी में पैसा लगाया है। और अगर आपकी कंपनी अपने रिलेटेड अपने ही लोगों के साथ कोई ट्रांजैक्शन करती है तो आपको मुझे ये बात बतानी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप अपने रिलेटेड पार्टीज के साथ क्या क्या कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये मेरा हक है जानने का। तुम ऐसा तो नहीं है कि अपने ऐसा तो नहीं है कि रिलायंस के डायरेक्टर मिस्टर अंबानी, आप कहीं मिस्टर अंबानी को कोई सामान कम भाव पे तो नहीं बेच रहे? आप कहीं अपने डायरेक्टर के साथ मिलकर कोई कांड तो नहीं कर रहे? तुम अपने रिलेटेड पार्टीज के साथ मिलकर, मतलब रिलेटेड पार्टी मतलब आपके रिलेटेड लोगों के साथ मिलकर कहीं कोई सस्ते भाव में सामान खरीदा या बेचा तो नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट प्राइस है प्रोडक्ट का 100 रुपए और तुम अपने रिलेटेड पार्टीज को 80 रुपए में वो सामान बेच देते हो या फ्री ऑफ कॉस्ट वो सामान दे रहे हो? ऐसा तो नहीं हो रहा। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। तो एज अ शेयर होल्डर मेरा ये जानने का हक है, अगर तुमने अपने रिलेटेड पार्टी के साथ कोई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, कोई भी तरह का ट्रांजैक्शंस किया है तो आप इसे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आप इसे डिस्क्लोज करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ताकि आम आदमी जिसने आपके कंपनी का 1 शेयर भी क्यों ना खरीदा हो उसे इस बात के बारे में पता चले कि आपने अपने रिलेटेड पार्टी के साथ मिलकर क्या गुल खिलाए हैं। ये सबको पता होने चाहिए। सही बात है कि नहीं? मैडम एकदम सही बात है। यस, तो इसे कहते हैं बेटा रिलेटेड पार्टीज, जिनके डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, जिनके साथ चाहे आप एक ट्रांजैक्शन भी क्यों ना करो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करोगे कि किस रेट पे किया, कितने अमाउंट का किया, साल में कितने ट्रांजैक्शन किए, ये सब डिस्क्लोज करना पड़ता है। और एज अ शेयर होल्डर मैं इस बात को पढ़ती हूं, जब मैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खोलती हूं, लेट्स से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जब मैं खोलूंगी तो मैं ये चीज पढ़ूंगी कि आपने अपने रिलेटेड पार्टी के साथ क्या ट्रांजैक्शन किए, किस भाव पे किए, कितने किए, मैं ये सब पढ़ूंगी। ठीक है, ओके चलिए ओके। लेकिन मैडम एक बात आप बताइए, क्या रिलेटेड पार्टी मतलब कौन हुआ? ये तो बताइए। चलो आपने हमें बता दिया रिलेटेड पार्टी के साथ करोगे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा, ढिमकाना करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, मैं एज अ शेयर होल्डर पढ़ूंगी, ये सब तो ठीक है मैडम। होते कौन है रिलेटेड पार्टी? चलो किसको हम रिलेटेड पार्टी कहते हैं, एक एक करके आप इस बात को समझेंगे। ठीक है, ओके।
एक एक करके समझोगे। अब मैं आप लोगों को यहां पे ना एक डायग्राम बनाती हूं, उससे आपको धीरे धीरे समझाऊंगी रिलेटेड पार्टी मतलब कौन। सारे बच्चे, रिलेटेड पार्टी मतलब कौन हो गए? 2 + 76। मैडम ये क्या क्लॉज नंबर याद रखने पड़ेंगे क्या? कतई नहीं याद रखने, तुम्हें कुछ भी नहीं याद रखना है। रिलेटेड पार्टी मतलब कौन हो गया? एक कंपनी के डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स आपके रिलेटेड पार्टी होते हैं। मतलब अगर रिलायंस है तो रिलायंस में अगर मिस्टर अंबानी डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर साहब के जो रिलेटिव्स हो गए। अब रिलेटिव तुमको पता है कौन होते हैं? माता पिता, भाई बहन, सन की वाइफ, डॉटर का हस्बैंड, ये सब रिलेटिव्स होते हैं क्या? हाँ। तो कहता है अगर मान लो, एक एग्जांपल दे रही हूं, अगर रिलायंस है तो रिलायंस के जितने भी डायरेक्टर्स हैं और डायरेक्टर्स के जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सब आपके रिलेटेड पार्टी होंगे। मैडम इस स्कोप में तो बहुत सारे लोग हो गए, रिलायंस के इतने डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स के इतने रिलेटिव्स, क्या सब रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे? यस। अच्छा, अभी केएमपी एंड केएमपी के रिलेटिव्स आपके कंपनी के जो केएमपी है, मतलब की मैनेजेरियल पर्सन, आपको पता है की केएमपी में कौन कौन आ जाते हैं? आपने पढ़ा था, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, सीएस, सीएफ, हाँ वेरी गुड, सीएफओ, एनी पर्सन हु इज 1 लेवल बिलो द बोर्ड इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। बोर्ड ने उसे डेजिग्नेट कर दिया एज केएमपी, तो वो भी केएमपी है। तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी थी। केएमपी कौन है? तो कहता है एक कंपनी के केएमपी और उसके रिलेटिव्स भी रिलेटेड पार्टी माने जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब रिलायंस के जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर है, रिलायंस के जो भी सीएस है, रिलायंस के जो भी होल टाइम डायरेक्टर्स है, ये सारे और उनके रिलेटिव्स भी मैडम रिलेटेड पार्टी हो गए। यस, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर के रिलेटिव्स, केएमपी, केएमपी के रिलेटिव्स। अच्छा, अब सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। मैडम क्या? आपके कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजर या उनके रिलेटिव, आपके कंपनी के डायरेक्टर या आपके कंपनी के मैनेजर या उनके रिलेटिव्स अगर किसी फर्म में क्या है? पार्टनर है। रिलायंस के जो डायरेक्टर हैं या जो मैनेजर हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं, डायरेक्टर या मैनेजर या उनके रिलेटिव्स भी अगर किसी फर्म में पार्टनर है तो ये फर्म भी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। मैडम आप फर्म में क्या होगे? एक बात बताओ, आप एक फर्म में क्या हो सकते हो? पार्टनरशिप फर्म में आप क्या बन सकते हो? पार्टनर ही बनोगे ना। तो अगर रिलायंस के डायरेक्टर या उनके रिलेटिव्स किसी फर्म में पार्टनर है तो मैडम वो फर्म भी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। यस। अगर आपके कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर या उनके रिलेटिव्स अगर किसी प्राइवेट कंपनी में आप क्या हो? प्राइवेट कंपनी में आप क्या हो सकते हो? या तो आप प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर हो या आप क्या हो सकते हो? प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर हो सकते हो, मतलब मेंबर हो सकते हो। क्या होगे ना, जैसे फर्म के आप क्या बन सकते हो? फर्म के पार्टनर ही बन सकते हो। वैसे प्राइवेट कंपनी के क्या बन सकते हो? या हो सकता है आप डायरेक्टर हो या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हो आपके पास, तो आप शेयर होल्डर हो सकते हो, मेंबर हो सकते हो। तो क्या मैडम वो प्राइवेट कंपनी भी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी? यस। तो क्या कहता है, सुन लो, रिलेटेड पार्टी मतलब आपके कंपनी के डायरेक्टर, उनके रिलेटिव, केएमपी उनके रिलेटिव, आपके कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर्स अगर किसी फर्म में पार्टनर है या आपके कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर या उनके रिलेटिव्स किसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है या मेंबर है तो वो प्राइवेट कंपनी भी क्या मानी जाएगी? वो प्राइवेट कंपनी भी मेंबर मानी जाएगी। नहीं प्रांजल, नहीं लिखा है, जो चीज नहीं लिखी है वो नहीं मानी जाएगी। आप आगे पढ़ेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी। एलएलपी की जो बात आप कर रहे हो अभी तक वो बात आई नहीं है। मैंने स्पेसिफिकली पार्टनरशिप फर्म लिखा है एंड प्राइवेट कंपनी लिखा है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा। आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? ओके, धीरे धीरे बेटा, बेबी स्टेप्स लेने हैं। ओके, तो इधर आइएगा। रिलेटेड पार्टी, मैम मेंबर और शेयर होल्डर में डिफरेंस होता है? नहीं, दोनों सेम है। मेंबर कह दो, शेयर होल्डर कह दो, एक ही बात होती है। आज आपको मेंबर की डेफिनेशन भी बताऊंगी, ठीक है?
चलो, विद रेफरेंस टू अ कंपनी, रिलेटेड पार्टी मतलब डायरेक्टर, डायरेक्टर के रिलेटिव, केएमपी, केएमपी के रिलेटिव। अगर आपके कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर या उनके रिलेटिव फर्म में क्या हो, फर्म में आप क्या हो जाओगे, पार्टनर। या आपके कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर या उनके रिलेटिव, मतलब डायरेक्टर के रिलेटिव या मैनेजर के रिलेटिव, डायरेक्टर या मैनेजर के रिलेटिव या डायरेक्टर मैनेजर किसी प्राइवेट कंपनी में, या तो आप मेंबर हो या आप डायरेक्टर हो। आपके कंपनी के, या तो हो सकता है तुम्हारी कंपनी का डायरेक्टर किसी प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है या शेयर होल्डर है, तुम्हारे कंपनी का मैनेजर किसी प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर या शेयर होल्डर है, या इन लोगों के रिलेटिव्स किसी प्राइवेट कंपनी में क्या है, डायरेक्टर या शेयर होल्डर है, तो क्या वो प्राइवेट कंपनी भी क्या मानी जाएगी, रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। बिल्कुल सही, वो भी रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई डाउट आया अभी तक? एनीबडी, एनी डाउट? अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। लेट से ये है ज्योति, ठीक है, ये एक कंपनी की क्या है, डायरेक्टर है। ठीक है, सुनना सारे बच्चे, सुनना, किधर गया यार, सुनना सारे बच्चे, सुनना बेटा। ज्योति क्या है, एक कंपनी की डायरेक्टर है। कौन से कंपनी की, XYZ कोई एक कंपनी है, उसकी डायरेक्टर कौन है बेटा, ज्योति। XYZ कंपनी के मैनेजर कौन है, लेट्स से शिप्रा, शिप्रा बेटा मैनेजर है। ठीक है, तो XYZ कंपनी की ज्योति कौन हो गई, डायरेक्टर हो गई, शिप्रा कौन हो गई, मैनेजर हो गई। अब एक कंपनी है रिलायंस, RIL, रिलायंस। ठीक है, अब लेट से ज्योति रिलायंस की भी क्या है, डायरेक्टर है, या XYZ कंपनी की जो मैनेजर शिप्रा, वो क्या है, रिलायंस में डायरेक्टर है। मतलब आपके कंपनी का डायरेक्टर अगर किसी दूसरे पब्लिक कंपनी, रिलायंस क्या है, एक पब्लिक कंपनी है, आपके कंपनी का डायरेक्टर या आपके कंपनी का मैनेजर किसी दूसरे पब्लिक कंपनी का क्या हो, डायरेक्टर हो। ठीक है, तो आप लोग रिलेटेड पार्टी हो गए, XYZ और रिलायंस दोनों रिलेटेड हो गए। क्यों? क्योंकि XYZ का या तो डायरेक्टर या मैनेजर किसी दूसरे कंपनी के क्या है, डायरेक्टर्स भी है। रिलायंस के भी आप डायरेक्टर हो, पब्लिक कंपनी के, किसी दूसरी पब्लिक कंपनी के भी आप क्या हो, डायरेक्टर हो। तो क्या ये लोग दोनों रिलेटेड पार्टी हो गए क्या? XYZ और रिलायंस दोनों रिलेटेड पार्टी हो गए क्या? यस मैडम। अब मेरी बात वापस से ध्यान से सुनना। लेट्स से ये रिलायंस है, शिप्रा जो कि मैनेजर है, XYZ की मैनेजर है शिप्रा। शिप्रा रिलायंस के 3% शेयर्स होल्ड करती है। रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है, आप सबको पता है। शिप्रा रिलायंस के 3% शेयर्स होल्ड करती है। तो क्या शिप्रा और रिलायंस भी रिलेटेड पार्टी हो गए? यस। अब सुनना मेरी बात, पहली बात आप यहां पे सुनना। चलो पहले पूरा ही लिख के आपको बता देती हूं, सुनना। शिप्रा 3% शेयर्स होल्ड करती है किसी पब्लिक कंपनी के, मतलब मोर देन 2% करती है, मोर देन 2% शेयर होल्ड करती है, किसके? पब्लिक कंपनी के, रिलायंस के। तो क्या शिप्रा दैट इज मैनेजर, या फिर हो सकता है ज्योति करती हो, कोई भी, या तो डायरेक्टर या मैनेजर, कोई भी, मोर देन 2% शेयर्स किसी पब्लिक कंपनी के अगर आप होल्ड करते हो, आपका XYZ कंपनी, तुम्हारे डायरेक्टर। चलो एक काम करते हैं, अपने ना इसको ऐसा बनाते हैं, केस नंबर 1 केस के हिसाब से बनाते हैं तो इजी हो जाएगा। सबसे पहले केस नंबर 1, XYZ कंपनी का डायरेक्टर है ज्योति या मैनेजर है शिप्रा। केस नंबर 1, ये लोग दोनों अगर रिलायंस के भी क्या बन गए, डायरेक्टर बन गए, तो क्या XYZ और रिलायंस दोनों
रिलेटेड पार्टी होंगे बिल्कुल, क्योंकि इनके डायरेक्टर मैनेजर इस दूसरे कंपनी में भी डायरेक्टर बन गए, तो क्या दोनों XYZ और रिलायंस रिलेटेड पार्टी होंगे? हाँ मैडम। केस नंबर 2, अगर आपके कंपनी के डायरेक्टर या आपके कंपनी के मैनेजर दोनों, ज्योति या शिप्रा, दोनों एक डायरेक्टर है एक मैनेजर है, आप अगर किसी दूसरे कंपनी के मोर देन 2% शेयर्स होल्ड करते हो, किसी भी पब्लिक कंपनी के अगर आप मोर देन 2% शेयर्स होल्ड करते हो, या तो ज्योति कर रही है या शिप्रा कर रही है, मोर देन 2% शेयर्स होल्ड कर रही है, तो XYZ और रिलायंस रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। केस नंबर 3, बेटा ज्योति को यह बात बहुत ही अच्छे से पता थी, ज्योति मेरी क्लास में आती है, ज्योति को यह बात बहुत अच्छे से पता है क्या, कि अगर मैं 2% से ज्यादा शेयर्स होल्ड कर लूंगी तो रिलायंस और ये मेरी वाली कंपनी दोनों रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। तो शिप्रा ने, ज्योति ने क्या किया, चालाकी किया। ज्योति ने क्या किया, खुद 1% शेयर्स खरीदे रिलायंस के, एंड बाकी के 1.5% शेयर्स अपने नाम से नहीं खरीदे, अपने फादर के नाम से रिलायंस में खरीदे। तो भी XYZ और रिलायंस दोनों रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। कब? शिप्रा या तो अकेले, शिप्रा या ज्योति मतलब डायरेक्टर या मैनेजर, या तो अकेले मोर देन 2% शेयर्स रिलायंस में होल्ड करे, या अपने रिलेटिव के साथ मिलकर आप मोर देन 2% शेयर्स रिलायंस में होल्ड करो। तो भी आप, या तो आप अकेले ही करो, या आप थोड़ा खुद और थोड़ा अपने रिलेटिव के साथ मिलकर रिलायंस में होल्ड करते हो, तो भी आपकी कंपनी और रिलायंस रिलेटेड पार्टी मानी जाती है। तो अब आप इस बात को यहां पे पढ़ेंगे मेरे साथ। अगर एक पब्लिक कंपनी में आपके डायरेक्टर या मैनेजर डायरेक्टर है, पहली बात, या फिर आपके डायरेक्टर मैनेजर किसी पब्लिक कंपनी में या तो अकेले या अपने रिलेटिव के साथ मिलकर मोर देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं, तो वो पब्लिक कंपनी भी तुम्हारी क्या हो गई, रिलेटेड पार्टी हो गई। ठीक है, तो यहां पे अगर अपने इस डायग्राम में आए, तो ये डायग्राम देख रहे हो आप, तो कहता है आपके कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर किसी पब्लिक कंपनी में क्या हो, डायरेक्टर हो, या आपके कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर अपने रिलेटिव के साथ मिलकर आपकी पब्लिक कंपनी में मोर देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करें। ठीक है, तो यहां पे आपने पढ़ लिया, अगर आपके कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर या उनके रिलेटिव किसी फर्म में पार्टनर हो, फर्म में क्या होंगे, पार्टनर ही होंगे, प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर हो या शेयर होल्डर हो, या किसी पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हो, या डायरेक्टर मैनेजर अकेले अकेले या अपने रिलेटिव के साथ मिलकर मोर देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करे, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी वो पब्लिक कंपनी आपकी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। सारे बच्चों को समझा गया बेटा? मैं फिर से ढंग से लिखती हूं। ये तो हो गया, ये आपके कंपनी के डायरेक्टर या आपके कंपनी के मैनेजर किसी पब्लिक कंपनी में क्या हो, डायरेक्टर हो, या किसी पब्लिक कंपनी में या तो अकेले या अपने रिलेटिव के साथ मिलकर मोर देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करें, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये पब्लिक कंपनी को हम क्या बोलेंगे, रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। ठीक है, नहीं, हम डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, शिप्रा ओनली डायरेक्टर, किसी दूसरे कंपनी के डायरेक्टर हो, वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इफ यू आर अनदर कंपनीज डायरेक्टर। और मैं अगर आपको एक बात बता दूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। ठीक है, XYZ की RIL ट्रीटेड रिलेटेड पार्टी, पर RIL की XYZ नहीं होगी, राइट? दोनों ही, अगर आपस में आप रिलेटेड पार्टी हो तो इसके और इसके दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिलेटेड पार्टी हुए ना। चलो, अब सारे बच्चे, मेरी एक रिलेटेड पार्टी, उसकी मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं होता। चलो एवरीबडी आगे बढ़ते हैं।
अब सुनना आगे क्या बोलता है रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में। एवरीबडी कहता है देखो एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, फिर बॉडी कॉर्पोरेट में सब आ जाते हैं, कंपनी भी आ जाती है, एलएलपी भी आ जाती है, सारे बॉडी कॉर्पोरेट तो एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, तुमको पता है। अब प्रांजल, आई थिंक जो प्रांजल का डाउट था वो यहाँ पे एड्रेस होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट whose board of directors, managing directors or manager is accustomed to act in accordance with advice, direction or instruction of director or manager। मेरे कंपनी के डायरेक्टर, मेरे कंपनी के मैनेजर के कहने पे अगर किसी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर काम कर रहे हैं, मेरे डायरेक्टर मैनेजर के कहने पे किसी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट के डायरेक्टर मैनेजर काम कर रहे हैं, तो मतलब हम उस बॉडी कॉर्पोरेट को कंट्रोल करते हैं और वो हमारी क्या हुई, रिलेटेड पार्टी हुई। मतलब मैडम अब बॉडी कॉर्पोरेट में तो मैडम बहुत सारे लोग आ जाते हैं, यस, एलएलपी भी आ गई, कंपनी भी आ गई, सारे बॉडी कॉर्पोरेट तो एक बहुत बड़ा वो होता है। तो कहते हैं एनी बॉडी कॉर्पोरेट, इस बॉडी कॉर्पोरेट के अगर डायरेक्टर्स, मैनेजर्स किसके कहने पे एक्ट कर रहे हैं, हमारी बोर्ड के कहने पे एक्ट कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे मैनेजर के कहने पे किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के डायरेक्टर, मैनेजर हमारे कहने पे एक्ट कर रहे हैं, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट हमारी क्या हुई, ये बॉडी कॉर्पोरेट भी हमारी रिलेटेड पार्टी हुई। क्यों? क्योंकि हमारी बोर्ड उस बॉडी कॉर्पोरेट को कंट्रोल कर रही है, हमारे कहने पे वो काम कर रहे हैं, मतलब हम उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो हमारी रिलेटेड पार्टी हुई। कहता है एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके डायरेक्शन पे, जिसके कहने पे वो काम करे, हमारी डायरेक्टर हमारे मैनेजर के कहने पे, हमारे डायरेक्टर हमारे मैनेजर के कहने पे कोई दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट के डायरेक्टर मैनेजर काम कर रहे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे ये बॉडी कॉर्पोरेट हमारी क्या हो गई, रिलेटेड पार्टी हो गई। सारे बच्चों को यहां तक समझा? बेटा वापस से बोल रही हूं मैं, मेरी बोर्ड जो बोलती है, हमारे मैनेजर्स जो बोलते हैं, उसी के हिसाब से समान सामने वाली एलएलपी के लोग काम करते हैं, सामने वाले एलएलपी के जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं वो काम करते हैं, डायरेक्टर्स काम करते हैं। तो क्या हुआ, मुझे एक बात बताओ, हमारी बोर्ड के कहने पे सामने वाली एलएलपी में जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, जो हमारी बोर्ड कहती है, जो हमारे मैनेजर कहते हैं, सामने वाली एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर वैसे ही काम करते हैं, तो क्या हमारी कंपनी XYZ और एलएलपी ये दोनों भी रिलेटेड पार्टी हो गए? हाँ, क्योंकि हमारी बोर्ड और मैनेजर के कहने पे आपके जो डायरेक्टर्स हैं, आपके जो मैनेजर्स हैं वो काम करते हैं, तो हम क्या हो गए, हम आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप हमारे रिलेटेड पार्टी हो गए। ठीक है, अब आगे कहता है देखो, अब तुम बताओगे किसकी बात हो रही है। ऐसा आदमी जिसके एडवाइस पे, जिसके डायरेक्शन पे, जिसके इंस्ट्रक्शन पे डायरेक्टर मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट, ऐसा आदमी जिसके कहने पे आपकी बोर्ड काम करे, तो ये किसकी बात हो रही है, ऐसा आदमी जिसके कहने पे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या आपके मैनेजर काम कर रहे हैं। कह रहे देखो, अगर आपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दिया है उसकी बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, वेरी गुड, अंकित कह रहा है प्रमोटर। प्रमोटर की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, प्रमोटर मतलब वो आदमी जिसके कहने पे बोर्ड काम करती है, जिसके कहने पे मैनेजर काम करते हैं, तो प्रमोटर भी आपका क्या हो गया, रिलेटेड पार्टी हो गया। यहां पे कह रहा है प्रमोटर, मैं सिंपल भाषा में अगर लिख दूं, मान लो प्रमोटर जिसके कहने पे, एनी पर्सन जिसके कहने पे बोर्ड काम करे या मैनेजर काम करे, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटेड पार्टी। अच्छा, अब यहां पे एक और चीज बोली हुई है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो आपकी होल्डिंग हो, आपकी सब्सिडरी हो या आपकी एसोसिएट कंपनी हो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इस बात को बताती हूं। लेट्स से टाटा सन्स, टाटा सन्स की एक सब्सिडरी है टाटा मोटर्स, तो मुझे एक बात बताओ, टाटा सन्स तो एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, इसकी सब्सिडरी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट की अगर आप सब्सिडरी हो,
आप दोनों रिलेटेड पार्टी हुए? हाँ। टाटा मोटर्स की होल्डिंग कौन हो गई? टाटा सन्स। क्या ये लोग रिलेटेड पार्टी हुए? अगर मेरी कोई सब्सिडरी है या मेरा कोई होल्डिंग है तो या मेरे रिलेटेड पार्टी होंगे क्या ये? हाँ। कहता है अगर एसोसिएट कंपनी है, अब जैसे मैं टाटा मोटर्स हूं, मेरी अगर कोई एसोसिएट कंपनी है, मेरी अगर होल्डिंग कंपनी ये टाटा सन्स है, अगर मेरी जैसे मान लो टाटा मोटर के अगर हम बिहाफ पे देखें, टाटा मोटर की सब्सिडरी टाटा मोटर की रिलेटेड पार्टी होगी। टाटा मोटर की होल्डिंग विच इज टाटा सन्स, क्या उसकी रिलेटेड पार्टी होगी? टाटा मोटर की एसोसिएट कंपनी, क्या उसकी रिलेटेड पार्टी होगी? हाँ। कहता है अगर उसकी होल्डिंग कंपनी की कोई दूसरी सब्सिडरी है, टाटा सन्स की अगर कोई दूसरी सब्सिडरी है, लेट्स से टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो टाटा सन्स की सब्सिडरी कंपनी हो गई टीसीएस। क्या टाटा मोटर का और टीसीएस का कोई लेना देना है? नहीं। पर क्या आपस में ये लोग दोनों रिलेटेड माने जाएंगे? हाँ। क्यों? कहता है आपकी होल्डिंग कंपनी की, जैसे टाटा सन्स की, अगर कोई दूसरी सब्सिडरी कंपनी भी है तो आपकी वो रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। समझ में आ रहा है? मेरी होल्डिंग मेरी रिलेटेड पार्टी, मेरी सब्सिडरी मेरी रिलेटेड पार्टी, मेरी एसोसिएट मेरी रिलेटेड पार्टी, मेरी होल्डिंग की भी अगर कोई दूसरी सब्सिडरी है तो वो भी मेरी रिलेटेड पार्टी। हमारे केस में टाटा सन्स की अगर जो दूसरी सब्सिडरी है टीसीएस, वो और टाटा मोटर भी रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। यस। और क्या कहता है? इन्वेस्टिंग कंपनी और द वेंचरर ऑफ द कंपनी, कोई भी अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टिंग कंपनी वेंचरर आगे आपको बताऊंगी, आपके कंपनी में कोई भी पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, अब वो क्या होता है? एसोसिएट कंपनी की जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ओके। कहता है सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और भी कोई दूसरा आदमी प्रिस्क्राइब्ड होगा तो वो रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। क्या रूल 3 के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है क्या? हाँ। रूल 3 कहता है, हम बताते हैं ना क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है। क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है? देखो, कहता है देखो, आप टाटा मोटर्स हो, आपकी होल्डिंग कंपनी कौन है? टाटा सन्स। तो कहता है होल्डिंग कंपनी के जो डायरेक्टर होंगे और उनके रिलेटिव, या होल्डिंग कंपनी के जो केएमपी होंगे और उनके रिलेटिव, ये लोग भी टाटा मोटर्स के रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। कहता है देखो, अगर आप डायरेक्टर हो या केएमपी हो होल्डिंग कंपनी के या उनके रिलेटिव्स, मतलब आप हमारे केस में थोड़ा अच्छे से लिखें, अगर आप टाटा मोटर्स हैं तो आपकी होल्डिंग कंपनी कौन हो गई? टाटा सन्स। टाटा सन्स के जो डायरेक्टर है, टाटा सन्स के जो केएमपी हैं प्लस उनके रिलेटिव्स, ये लोग क्या माने जाएंगे? होल्डिंग कंपनी के। मेरी होल्डिंग कंपनी कौन है? मेरी होल्डिंग कंपनी है ये। होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर और उनके रिलेटिव्स, केएमपी और उनके रिलेटिव्स, टाटा मोटर्स के क्या माने जाएंगे? टाटा मोटर्स के रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। तो सच अदर पर्सन एज में भी प्रिस्क्राइब्ड में क्या लिखा है? रूल नंबर 3 ने लिखा है, हम बताते हैं क्या प्रिस्क्राइब्ड है। डायरेक्टर अदर देन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात नहीं हो रही। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है मैं आगे बताऊंगी। कहता है डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात नहीं हो रही। कहता है अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर या केएमपी ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इन डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स भी आपके रिलेटेड पार्टी माने जाते हैं। तो सच अदर पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड रूल 3 में प्रिस्क्राइब्ड है कि जो आपकी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर, केएमपी और उनके रिलेटिव्स हैं वो भी आपके रिलेटेड पार्टी माने जाते हैं। सारे बच्चों को यहां पे समझा गया? एवरीबडी, सारे बच्चे मुझे बताएंगे आप सभी को समझा? अब आप मेरे साथ रिपीट करोगे रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन को, फिर मैं आपको ब्रेक दूंगी। ठीक है, मुझे बताओ कौन कौन, अगर आपकी कंपनी है, एक कंपनी लेट्स से टाटा मोटर्स है आपकी कंपनी, तो टाटा मोटर्स के रिलेटेड पार्टी कौन कौन होंगे? टाटा मोटर के सारे डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स, टाटा मोटर्स के केएमपी और उनके रिलेटिव्स। आगे आप लोग बोलो, अगर टाटा मोटर्स के डायरेक्टर या फिर मैनेजर या उनके रिश्तेदार अगर किसी फर्म के अंदर क्या हो, फर्म के अंदर आप क्या बनोगे?
फर्म के अंदर आप क्या बनोगे, पार्टनर बनोगे, तो पार्टनर है। या टाटा मोटर के डायरेक्टर या मैनेजर या उनके रिश्तेदार अगर किसी प्राइवेट कंपनी में, क्या हो गया, आप प्राइवेट कंपनी में, हो सकता है प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर बन जाओ, हो सकता है प्राइवेट कंपनी के मेंबर हो, तो ये प्राइवेट कंपनी भी आपकी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। ठीक है, आपके कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर किसी पब्लिक कंपनी के क्या हो, डायरेक्टर हो, या डायरेक्टर मैनेजर अकेले या रिलेटिव के साथ मिलकर पब्लिक कंपनी का मोर देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करे, मोर देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करे। या फिर अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट जिसके डायरेक्टर मैनेजर आपके डायरेक्टर मैनेजर के कहे कहे काम करे, तो वो भी क्या हो गई, रिलेटेड पार्टी हो गई। एनी पर्सन जिसके कहने पे बोर्ड एक्ट करे, वो भी क्या हो गया, रिलेटेड पार्टी। फिर अगर आप एक कंपनी हो तो आपकी होल्डिंग भी आपकी रिलेटेड पार्टी, आपकी सब्सिडरी कंपनी भी आपकी रिलेटेड पार्टी, आपकी एसोसिएट कंपनी भी आपकी रिलेटेड पार्टी, होल्डिंग कंपनी की अगर कोई दूसरी सब्सिडरी है वो भी आपकी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। फिर कहता है सच अदर पर्सन एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। सच अदर पर्सन में कौन बोला है, अगर तुम्हारी कोई होल्डिंग कंपनी है तो उसके डायरेक्टर अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात नहीं हो रही, उसके डायरेक्टर या उसके जो डायरेक्टर हुए या उसके जो केएमपी हुए, उनके वो या उनके रिश्तेदार भी आपके क्या होंगे, रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। सारे बच्चों को समझा गया, एवरीबडी, एवरीवन, रिलेटेड पार्टी की कहानी आपको समझी। तो मैडम ये तो डेफिनेशन में बहुत लोग इंक्लूड हो जाते हैं। यस, सबको चुन चुन के पकड़ लिया है, सबको, कि तुम्हारे ए डायरेक्टर, सुना है कि तुम किसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर हो, ए डायरेक्टर तुम किसी प्राइवेट कंपनी के, गीता लिखा है क्या बेटा, जो लिखा है सिर्फ उतना ही समझोगे। गीता इज इट रिटन बेटा, नो, सिंपल। एक प्रमोटर क्या होता है बेटा, कंपनी का रिलेटेड पार्टी हुआ ना, ऐसा आदमी जिसके कहने पे बोर्ड काम करे। मेरे कहने पे मैं और पीपी सर ने कंपनी बनाई थी, हमारी कंपनी की बोर्ड कंपनी को चलाती है, तो हमारे कहने पे हमारी बोर्ड काम करती है, तो हम कंपनी के क्या लगे, रिलेटेड पार्टीज लगे। समझ गए अंकित तिवारी बेटा, अभी तो आपको प्रमोटर का डेफिनेशन समझाया था थोड़ी देर पहले, क्या होता है प्रमोटर, वही बात यहां पे लिखी हुई है। मेरे कहने पे मैंने और पीपी सर ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी, हमारी कंपनी के बोर्ड हमारे कहने पे काम करते हैं, तो हम कंपनी के रिलेटेड पार्टी हुए कि नहीं हुए, यस। चलो इसको आप लोग क्या करेंगे, अपने आप एक बार पढ़ेंगे, ओके। अब आपको 2-3 मिनट का ब्रेक है, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। जब तक आप इस डेफिनेशन को बढ़िया से स्क्रीन पे लिखी हुई है बढ़िया से वापस से पढ़ोगे, ठीक है जी, ओके मैडम, परफेक्ट है मैडम, समझेगा, चलिएगा पढ़िएगा, ओके। अच्छा मुझे बताओ, मैं रिलायंस में गई, मैं रिलायंस की सीए हूं, मेरे कहने पे डायरेक्टर काम करता है, तो क्या मैं रिलेटेड पार्टी मानी जाऊंगी, कहता नहीं। अगर आप कोई एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल कैपेसिटी में देते हो तो उसे हम रिलेटेड पार्टी में इंक्लूड नहीं करते। सारे बच्चों को समझा, एवरीबडी अंडरस्टूड। चलिए आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स, जब तक आप इसे रीड करेंगे, जब तक मैं बॉटल भर के लाती हूँ, पानी खत्म हो चुका है। चलिए 2 मिनट का ब्रेक है बेटा, 2 मिनट्स ओनली।
ओके एवरीवन, वी आर बैक। चलिए सभी बच्चे जो गायब हो गए हैं मेरे जाने पे वापस आ जाएंगे जरा। हाँ, ज्योति मैम, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब होल टाइम डायरेक्टर नहीं। चलो मैं आपको एक बेसिक बात बताती हूँ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन होते हैं, ये चलो आपने अब पूछ ही लिया तो मैं आपको बताती हूँ। बेटा डायरेक्टर्स ना दो टाइप के हो गए। एक हो गए आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक हो गए आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, अब मैडम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब जो कंपनी के साथ फुल टाइम अलॉट करते हैं, कंपनी को फुल टाइम दे अलॉट टू कंपनी। जैसे आपके होल टाइम डायरेक्टर, ये अपना फुल टाइम कंपनी को देते हैं, ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में अपना सारा समय कंपनी को देते हैं। ये कौन हो गए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब बेटा ये होते हैं बड़े बड़े प्रोफेशनल्स जो आते हैं और अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एज अ कंसल्टेंट कंपनी को गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए, फलाने फलाने केस में क्या करना चाहिए, इस केस में क्या करना चाहिए, इस केस में कंपनी को कैसे एक्ट करना चाहिए। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब क्या होते हैं, ये बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं, ये कंपनी के साथ फुल टाइम कंपनी को टाइम अलॉट नहीं करते, ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में एज अ प्रोफेशनल आके कंपनी को एज अ कंसल्टेंट एडवाइजेस देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ये बोर्ड मीटिंग में शामिल होते हैं और कंपनी को गाइड करते हैं, जैसे कंसल्टेंसी देते हैं। ये प्रोफेशनल्स होते हैं बेटा बड़े बड़े, तो ये क्या करते हैं, कंपनी को एज अ कंसल्टेंट गाइड करते हैं। तो इन नॉन एग्जीक्यूटिव, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो गए। इनका ऐसे तो कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ये फुल टाइम अलॉट नहीं करते, पर बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे कोई बड़े बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है किसी कंपनी के, मतलब वो अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में प्रोफेशनल एडवाइजर्स देते हैं, कंपनी के बोर्ड मीटिंग में शामिल होते हैं। तो ये हो गए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये कोई पूरा टाइम कंपनी को अलॉट नहीं करते हैं। सारे बच्चों को समझा? तो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब वो इंडिपेंडेंट है बेटा कंपनी से, वो कंपनी के कोई अंडर एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब कंपनी को अपना पूरा समय नहीं देते और बेसिकली कंपनी को एज अ प्रोफेशनल गाइड करते हैं कि क्या करना है इस स्पेसिफिक सिनेरियो में। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी। सारे बच्चों को समझा? ओके जी, हाँ जी। तो मैंने आपको एक बता दिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और आपके होल टाइम डायरेक्टर में क्या फर्क है। समझा? कौन का डाउट था बेटा? ज्योति, ज्योति समझा बेटा? चलिए, तुषार बादल, बेटा ये सीए फाउंडेशन का क्लास नहीं है, बट एनी विच वेज क्योंकि आपने डाउट पूछा है तो कभी भी आंसर को 3 पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखो। प्रोविजन, फिर फैक्ट्स और कंक्लूजन। 3 पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखोगे, मोर देन एनफ है। प्रोविजन स्टेट करो, फैक्ट ऑफ द केस एंड आपका कंक्लूजन, मोर देन एनफ टू राइट एन आंसर। ठीक है मैडम, आप मारवाड़ी हो? हाँ जी। क्यों, ऐसा आपने क्यों पूछा मेरे से बेटा? वॉट मेक्स यू थिंक आई एम अ मारवाड़ी? इज माई टोन लाइक दैट? कई लोगों को ऐसा लगता है मेरी टोन से। चलिएगा, सारे बच्चे रिलेटेड पार्टी को भरपूर तरह से समझ गए हैं? इंटर के लिए पूछ रहा था बेटा प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन। अगर आप इंटर के लिए भी पूछ रहे हो, हेडिंग क्या लिखोगे? प्रोविजन लिख दिया तो मतलब हेडिंग के अंदर का कंटेंट लिख दिया ना। हाँ, ब्रेक देने में कंजूस हो इसलिए। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, इधर आ जाओ चुपचाप। और ऐसे बच्चे भागे हैं कि वापस आने का नाम ही नहीं लेते हैं। चलिए, तो आपने अभी आज की क्लास में मेरे साथ क्या पढ़ा? मैडम आज की क्लास में हमने सुख शांति से रिलेटिव पढ़ा, उसके बाद हमने सुख शांति से प्रमोटर पढ़ा,
उसके बाद हमने एक बहुत ही बड़ी डेफिनेशन सुख शांति से पढ़ी, दैट इज रिलेटेड पार्टी। मैडम आगे क्या पढ़ाओगे? आगे एक इजी डेफिनेशन आपको पढ़ाएंगे, फिर आपको एक बड़ा ब्रेक देंगे, ठीक है? ओके मैडम क्या पढ़ाओगी? 2 क्लॉज 41 फाइनेंशियल ईयर। चलो आइएगा इधर, आइएगा। फाइनेंशियल ईयर बताओ मुझे, कौन बताएगा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? देखें तुम्हारी आईक्यू लेवल, फाउंडेशन पास होकर आए हो या फाउंडेशन नहीं भी दिया तो भी 12वीं पास कर कर अगर आए हो तो तुम्हें पता होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। बता दो जल्दी 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 जल्दी, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? देखें कौन बच्चा सही आंसर देता है। और बहुत कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है बेटा, पिटाई खा जाओगे अगर सही आंसर नहीं दोगे। है आरटीएस फैमिली कहता है मैडम वर्ष वर्ष। हाँ बेटा, हाँ बेटा, आरटीएस फैमिली ऐसा आंसर लिख के आ गया तो कैसा होगा? कहता है वर्ष को कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। हाँ बेटा, शांति भंग कर देते हैं रिलेटिव्स। जो शांति भंग करने के लिए होते हैं रिलेटिव, और उनका काम क्या होता है बेटा? है ओहो, तुषार बादल का देखो जवाब, देखो कहता है वो साल जिसके बाद हम एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं। ओहो, इसे कहते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में बात करना। मतलब मम्मी वो जिन्होंने आपको बर्थ दिया, ये तो हो गई एक्टिव वॉइस। क्या मम्मी मतलब कौन? जिसने हमें बर्थ दिया, वो हो गई मम्मी। अब तुषार का जैसा आंसर है उसके हिसाब से मैं मम्मी कौन बताती हूँ। मम्मी कौन? जिसकी पिटाई से तुम्हें बहुत डर लगे। मम्मी कौन? जिसकी एक बार आंख दिखा देने से तुम्हें समझ में आ जाए कि घर जाके पिटाई होगी, वो हो गई मम्मी। तो ये हो गई एक्टिव पैसिव वॉइस में बात करना, है ना? चलो, तो मैडम फाइनेंशियल ईयर मतलब कौन? फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या बेटा? फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। और मैडम कैलेंडर ईयर क्या होता है? जनवरी से दिसंबर। जनवरी से दिसंबर हो गया कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च को, ठीक है? ओके, फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो कहते हैं कंपनी के केस में, बॉडी कॉर्पोरेट के केस में फाइनेंशियल ईयर मतलब जो 31 मार्च को खत्म हो जाए, ठीक है? ओके, अब यहां पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूं। चलो, क्या बेटा? अगर एक कंपनी 1 जनवरी को बनी या 1 जनवरी के बाद में बनी, तो ये जो 31 मार्च है ये आपका ईयर एंड नहीं होगा, बल्कि नेक्स्ट ईयर का जो 31 मार्च होगा वो आपका ईयर एंड होगा। मैडम नहीं समझा, चलो फिर से बताते हैं। अगर एक कंपनी 1 जनवरी 2021 को बनी, तो मैडम क्या ईयर एंड 31 मार्च 2021 होगा? नहीं, ईयर एंड होगा नेक्स्ट ईयर का ईयर एंड, दैट इज 31 मार्च 22 विल बी योर ईयर एंड। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे लेट्स से कितने बच्चे इसे आंसर कर पाते हैं। ओके, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी। ओके ओके मैडम, ये तो बहुत सिंपल है, नेक्स्ट ईयर का ही समझना है ना, मतलब इसमें आपको हमें समझाने वाली क्या बात हो गई? नहीं, अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगी, देखते हैं कि तुम आंसर सही से करते हो क्या। लेट्स से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कुछ एग्जांपल देते हैं। अगर बेटा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 31 दिसंबर 20 को, तो मुझे बताओ ईयर एंड कब माना जाएगा? फर्स्ट ईयर एंड, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ईयर एंड कब माना जाएगा? वैसे ही अगर, चलो तुम पहले इसका आंसर दो फिर मैं आगे लूंगी, जल्दी जल्दी। सक्षम बड़े कन्वीनियंटली कर 31 मार्च। बेटा कौन सा 31 मार्च ये तो बता। कंपनी 31 दिसंबर 20 को बनी, ईयर एंड क्या होगा? 31 मार्च 21, ऑफ कोर्स, ठीक है? सिंपल। ओके मैडम, समझ गए? ओके, सिंपल है, यहां तक तो पेट में कोई गड़बड़ नहीं है। ये तो नॉर्मल ईयर एंड जो है, नॉर्मली आपने कहा 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो बिल्कुल वैसा ही है।
अब बेटा एक कंपनी बनी 1 जनवरी 21 को, 1 जनवरी 21 को अगर एक कंपनी बनी तो ईयर एंड क्या होगा? तो ईयर एंड तुम्हारा 31 मार्च 21 नहीं होगा, 31 मार्च 22 होगा। लेट्स से एक कंपनी बनी 1 February 21 को, तो ईयर एंड क्या होगा? 31 मार्च 22 होगा। मैडम एक कंपनी बनी 1 मार्च 21 को, तो ईयर एंड क्या होगा? 31 मार्च 22 होगा। कहता है कंपनी 1 जनवरी को बनी हो या उसके बाद में बनी हो, वो वाला ईयर एंड नहीं, उसके नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर का ईयर एंड लेंगे। ठीक है, अब लेट्स से एक कंपनी बनी 1/4/21 को, तो ईयर एंड क्या होगा? 31 मार्च 22। मतलब 1 जनवरी या उसके बाद कंपनी बनती है तो हम फॉलोइंग ईयर का ईयर एंड लेते हैं। सारे बच्चों को समझ गया? तो इसे कहते हैं बेटा फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च। पर अगर कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद बनी, या तो इस डेट को बनी या इसके बाद बनी, तो फॉलोइंग ईयर का ईयर एंड हम लेते हैं। सारे बच्चों को समझ में आ गया? हाँ जी की ना जी? एवरीबडी समझा बेटा? सिंपल है। ओके ओके, तो ये क्या कहता है, देखो अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी को या उसके बाद हुई है, तो 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर लेंगे ईयर एंड को। ठीक है, 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर एज अ ईयर एंड लेंगे। मैडम ऐसा क्यों होता है? आपने कुछ काम ही नहीं किया ना यार, आप हार्डली 3 महीने के लिए हो, आपने ना तो कोई रिकॉर्ड जमा किए, हो सकता है आपने ना तो कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन ज्यादा किए हो सकते हैं, तो 31 मार्च ना लेके फॉलोइंग वाला 31 मार्च लिया जाता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इज मेड अप। ठीक है, क्योंकि आपने क्या धंधा किया, 1 जनवरी को बने तो हार्डली उसी साल का 31 मार्च ले लोगे, तो आपके हो सकता है उस समय तक ना तो रिकॉर्ड्स हो आपके पास प्रॉपर, ना डॉक्यूमेंट्स हो आपके पास प्रॉपर, तो काय का 31 मार्च ले लोगे? नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर का ले लो, क्या ही है। ठीक है, ओके, ऐसा कानून ने अलाउ किया है। ओके, अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं। लेट्स से अब मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूं। अच्छा है प्रांजल, अरे वाह, गाना वाना भी गाते हो, सीए के बच्चों के शौक भी होते हैं, इसका मतलब है? बढ़िया है बेटा, वेरी गुड। थोड़ा हॉबी वॉबी फॉलो किया करो यार। अच्छा मेरे को एक बात बताओ मैडम, क्या मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ बेटा। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक सब्सिडरी कंपनी है, किसकी? यूनिलीवर लिमिटेड की। ठीक है, एग्जांपल दे रही हूं, ये है होल्डिंग कंपनी, ये तो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, बाहर की है। अब मैडम हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL तो इंडियन सब्सिडरी है। अब मैडम इंडिया में तो हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, ओके। अब बेटा होल्डिंग कंपनी कहां की है? मैडम होल्डिंग कंपनी तो इंडिया के बाहर बनी हुई है, राइट? ओके, यूके, यूनिलीवर यूके बाहर बनी हुई है। अब मैडम बाहर तो ये लोग फॉलो करते हैं 1 जनवरी से, कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 31 दिसंबर ये ईयर फॉलो करते हैं। अब मैडम एक बात बताओ, यूनिलीवर दैट इज होल्डिंग अपने सब्सिडरी के साथ मिलकर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स कैसे बनाएगी? कंसोलिडेशन का मतलब पता है क्या तुम लोग को? अकाउंट्स में तुमने कंसोलिडेशन पढ़ा है? अभी सुना होगा। कंसोलिडेशन मतलब अगर मेरी कोई सब्सिडरी कंपनी है तो उसके साथ मिलकर मैं क्या बनाती हूँ? कंसोलिडेशन। मतलब हमारा मिलकर हमने कितना बड़ा काम किया, तो होता है कंसोलिडेट करना। आप अपने सब्सिडरी के साथ क्या करते हो? कंसोलिडेशन करते हो। तो अब मुझे एक बात बताओ मैडम, ये कंसोलिडेशन होगा कैसे? कैसे मैडम? अब मैडम यूनिलीवर लिमिटेड तो बाहर की होल्डिंग कंपनी जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर फॉलो करती है। अब जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जो इंडियन सब्सिडरी है, वो तो अलग अकाउंटिंग ईयर फॉलो करती है। मैडम इसका कंसोलिडेशन फिर कैसे होगा?
दो कंपनीज, अब होल्डिंग और सब्सिडरी अपने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स को कैसे बनाएगी, क्योंकि दोनों ही अलग अलग अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रही है। तो ऐसे केस में बेटा ये जो इंडियन सब्सिडरी है ये किसको अप्लाई करेगी बेटा, आप अप्लाई कर सकते हो किसको, गवर्नमेंट को, और आप गवर्नमेंट को अप्लाई करके रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमें एक डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर फॉलो करने दें फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन, क्योंकि मैं अपने होल्डिंग के साथ अदरवाइज कंसोलिडेट नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे कंसोलिडेशन पर्पज के लिए एक डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर फॉलो करने दे, दैट इज 1 जनवरी से 31 दिसंबर मुझे फॉलो करने दे। ऐसा हिंदुस्तान यूनिलीवर किसको अप्लाई कर सकती है, ऐसा हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारी सरकार को अप्लाई कर सकती है, गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकती है, और गवर्नमेंट आपके एप्लीकेशन को क्या करेगा, अगर सही है तो एक्सेप्ट कर लेगा और आपको डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर फॉलो करने की इजाजत दे देगा। ठीक है, ओके। तो ये वाली बात यहां पे बोली हुई है, क्या, सिंपल सी, ये मैंने आपको एग्जाम्पल से बताई थी। अब इधर देखिएगा, कहता है प्रोवाइडेड एक कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है कोई भी, विच इज अ होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब आपकी या तो होल्डिंग इंडिया के बाहर है, या आपकी सब्सिडरी इंडिया के बाहर है, या मान लो आपकी एसोसिएट इंडिया के बाहर है, कोई भी। अब जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में हमारी होल्डिंग इंडिया के बाहर थी, वैसे ही हो सकता है आपकी कोई इंडिया के बाहर सब्सिडरी हो या एसोसिएट हो। तो आप अगर डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना चाहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, अब आपकी जो सब्सिडरी इंडिया के बाहर है या होल्डिंग इंडिया के बाहर है उसके साथ अकाउंट्स कंसोलिडेट करना चाहते हो, पर वो लोग तो अलग अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं, तो आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट सच फॉर्म एंड मैनर में रिक्वेस्ट कर सकती है कि हमें एक डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर फॉलो करने दे, अलाउ एनी सच पीरियड एज अ फाइनेंशियल ईयर वेदर और नॉट दैट पीरियड इज अ ईयर। समझा? तो मतलब बेसिकली इतनी सी बात कह रहा है कि अगर आपकी कोई फॉरेन सब्सिडरी है, फॉरेन होल्डिंग है या कोई एसोसिएट है और वो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, तो कंसोलिडेशन के पर्पज के लिए आप 1 अप्रैल से 31 मार्च ना फॉलो करके सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर फॉलो करने की इजाजत दें फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन। सारे बच्चों को समझा? अब एक बार पढ़ने की जरूरत थी, आप समझ गए। समझा एवरीबडी? अब आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे कंसोलिडेशन किया कैसे जाता है, तेजस सर सिखाएंगे बेटा आपको कि कैसे कंसोलिडेशन किया जाता है, तब आपको और अच्छे से समझेगा। समझा? ओके। तुषार के डाउट का कौन आंसर देगा? अब इतने लायक तुम हो चुके हो कि तुम किसी और के डाउट का भी आंसर दो, हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। 1 दिसंबर 23 को अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उसका ईयर एंड क्या होगा? तुषार के तो डाउट का एग्जांपल अब बच्चे भी दे सकते हैं बेटा, तुम बच्चे लोगो, तुम आंसर कर दो। चलो, वेरी गुड मानसी, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड सक्षम, वेरी नाइस। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर बेटा। ठीक है, ओके एवरीबडी। अब हमारे ब्रेक का समय आ गया है। ओके, ब्रेक अगेन फॉर 5 मिनट्स नाउ। तो आज हमने अभी तक अपनी क्लास में क्या पढ़ा है बेटा? अभी तक हमने अपनी क्लास में सबसे पहले प्रमोटर पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था रिलेटिव, उसके बाद हमने पढ़ा था रिलेटेड पार्टी, उसके बाद हमने पढ़ा है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे बेटा? आगे हम क्या पढ़ेंगे मैडम? आगे हम पढ़ेंगे मेंबर। अभी कोई पूछ रहा था मेंबर और शेयर होल्डर सेम होता है क्या, तो अब अपने मेंबर पढ़ लेंगे इसके बाद। ओके, तो मोटा मोटी बड़ी बड़ी डेफिनेशंस आपकी। एक एसोसिएट कंपनी भी पढ़ेंगे आज, ये भी रह गया है एसोसिएट कंपनी। ठीक है, ये भी आज पढ़ लेंगे, एसोसिएट कंपनी भी पढ़ लेंगे, मेंबर भी पढ़ लेंगे। मैडम ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेस के लिए इंपॉर्टेंट है। बेस के लिए तो बेटा इंपॉर्टेंट है ही। इस चैप्टर में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर का, वो कोई भी डेफिनेशन पे आ सकता है फिर। ठीक है, एनी डेफिनेशन। 5 मार्क्स का वेटेज है, अराउंड 4 to 5 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। कुछ पे भी पूछ सकते हैं, लिस्टेड कंपनी क्या होता है बताओ, अनलिस्टेड क्या होता है बताओ, सब्सिडरी क्या होता है। आपको एक सवाल दे देंगे, बोलेंगे बताओ ये सब्सिडरी है कि नहीं, तो आपको ऐसे में आंसर करना पड़ेगा। अच्छा, ब्रेक का समय है बेटा,
डायरेक्ट क्वेश्चन या केस स्टडी कुछ भी आ सकता है। अब ये तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाहता है। केस बेस्ड भी आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, दोनों ही के चांसेस हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सीए एग्जाम में ना कोई पैटर्न नहीं होता कि इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा या इस चैप्टर से केस स्टडी ही आएगा। कुछ भी पूछ सकता है इंस्टीट्यूट, हमें सब तरह से तैयार रहना है। ठीक है, ओके। अच्छा अंकित, आपका क्या डाउट था? कतार में आप सबसे पहले थे, तो ब्रेक का समय है, तो मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे डाउट्स को एड्रेस कर देती हूँ। चलिएगा, बताइएगा तिवारी जी, क्या डाउट था? कौन सा एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा था तुम्हें? जरा उस फाइल को खोलें हम, पेज नंबर बताइएगा स्टडी मैट का। एग्जाम्पल 8। अरे कौन सा एग्जाम्पल 8 भाई? पेज नंबर बता दो, खोलती हूं मैं फाइल। हम्म, let me open the file and I will be back. किधर है? चलो एवरीबॉडी, चलो ये मैंने खोल लिया है एग्जाम्पल। इधर आ जाइएगा सारे बच्चे, 1 मिनट रुकेंगे। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, चलो चलिए जी। दर्शन बेटा, ऑलरेडी मैंने आपको प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, जनरल ऑफर क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है बता दिया है बेटा। ए वापस वापस सेम डाउट क्यों पूछते हो? सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है एक पब्लिक कंपनी क्या होती है। पब्लिक कंपनी मतलब वो जो प्राइवेट ना हो और जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल हो, राइट। फिर आपने ये चीज पढ़ी थी कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कौन है? प्राइवेट कंपनी, तो वो डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी जाती है। मतलब लॉ उसको किस नजर से देखता है? पब्लिक कंपनी की नजर से ही देखता है। कानून उसको किस नजर से देखेगा? कानून उसको पब्लिक कंपनी की नजर से ही देखेगा। ठीक है, अब यहां पे एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़िएगा। अब प्राइवेट लिमिटेड इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एबी लिमिटेड। ठीक है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो होली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी? एबी लिमिटेड की। एबी लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख नहीं पाऊंगी, नहीं तो मैं यहां पे लिखती। चलो, एबी एक कंपनी है जो कि एक पब्लिक कंपनी है, उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी है, किधर गया? ओहो, उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी है ए प्राइवेट लिमिटेड। A private limited want to avail the exemption as provided to provide पर private companies। कुछ exemption private companies को provide किए जाते हैं। A private limited किसकी सब्सिडरी हो गई? AB की A private company, प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है। अब ना आगे आप जाके वैसे पढ़ेंगे लॉ में, प्राइवेट कंपनीज को कई जगह क्या दिए जाते हैं? एग्जम्पशंस दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये प्राइवेट कंपनी भी
जो प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशंस दिए जाते हैं उस एग्जम्पशंस को अवेल करना चाहती है, तो क्या उसे ये एग्जम्पशन मिलेंगे? आंसर है नहीं, क्योंकि कानून की नजर में तो आप एक पब्लिक कंपनी हो। एक बात बताओ, अगर आप एक पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी हो, प्राइवेट कंपनी, तो मैंने आपको क्या बोला था, कानून की नजर में आप एक डीम्ड पब्लिक कंपनी माने जाओगे। कानून आपको डीम्ड पब्लिक कंपनी की नजरों से देखेगा, मतलब आपको एक पब्लिक कंपनी की नजरों से देखेगा। तो अगर कोई एग्जम्पशंस प्राइवेट कंपनी को दिए जाते हैं तो सिर्फ वो प्राइवेट कंपनी को ही देगा कानून, वो किसी पब्लिक कंपनी को क्यों देगा? तो क्या ए प्राइवेट लिमिटेड को एग्जम्पशंस मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कानून की नजर में आप एक प्राइवेट कंपनी हो ही नहीं, आप तो एक पब्लिक कंपनी हो। क्योंकि आप पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो, मतलब आप एक डीम्ड पब्लिक कंपनी हो। और अगर आप एक डीम्ड पब्लिक कंपनी हो तो कानून जो एग्जम्पशंस प्राइवेट कंपनी को देता है वो आपको काय को देगा? समझा? आप ऑपरेट एज अ प्राइवेट कंपनी करोगे, पर आपकी कानून की नजर में आप एक प्राइवेट नहीं, आप एक पब्लिक कंपनी हो। तो जो एग्जम्पशन कानून प्राइवेट कंपनी को देता है वो आपको नहीं मिलेगा। लॉ की नजर में पब्लिक मानेंगे तो बेटा लॉ की नजर में तो पब्लिक ही मानेंगे। सही तो कहा है अंकित तिवारी। प्राइवेट कंपनी जो है अपने आर्टिकल्स के हिसाब से वो प्राइवेट है, तो आप ऐसा कोई जाके पब्लिक इशू नहीं ला सकते। आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो बाय योर आर्टिकल्स योर प्राइवेट कंपनी ओनली। आप में 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। फॉलो तो आपको प्राइवेट कंपनी ही करना है कि आपके अंदर 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे। आप आर्टिकल्स में क्या लिखा है कि शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे? ओके, तो वो रहेंगे वैसे भी। यस, आपके कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, रहेंगे वो वैसे भी। यस, आप प्रोहिबिटेड हो, आप इनवाइट नहीं कर सकते पब्लिक को। कर सकते हो? नहीं, आप एक प्राइवेट कंपनी हो बाय योर आर्टिकल्स, बट कानून की नजर में तो आप एक पब्लिक कंपनी हो। तो कानून आपको जो एग्जम्पशंस प्राइवेट कंपनी को देता है वो आपको क्यों देगा? क्योंकि कानून की नजर में, लॉ की नजर में आप एक प्राइवेट नहीं पर पब्लिक कंपनी हो। बाय योर ओन आर्टिकल्स यू आर अ प्राइवेट कंपनी। दैट मीन्स शेयर ट्रांसफर पे अभी भी रेस्ट्रिक्शन है। आपकी कंपनी में 200 मेंबर ही हो सकते हैं। आप इनवाइट नहीं कर सकते लोगों को टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। अंकित, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है? चलो, ऑल राइट एवरीबडी, चलिएगा एवरीवन। अच्छा, होमवर्क क्वेश्चन का भी डिस्कशन करना है। कोई बच्चे ने होमवर्क क्वेश्चन का काई को डिस्कशन करना है रे? एक बात बताओ, होमवर्क क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, अब इस पे क्या तुमको उसकी जरूरत है? ए, होमवर्क क्वेश्चन कौन डिस्कशन करने बोला था मेरे को? बेटा इतना सिंपल सा है, लास्ट क्लास में हमने इसे पढ़ लिया था। अब वापस से तुम्हें पढ़ूंगी नहीं क्योंकि डबल डबल हो जाएगा। पिछली क्लास में ऑलरेडी मैंने तुमको पढ़ के सुना दिया था। किसी को अगर होमवर्क क्वेश्चन में डाउट है तो पूछोगे, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दे सकती मैं। है, पहला क्वेश्चन पूछा था, वेदर पैसिफिक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड शैल डीम्ड टू बी अ स्मॉल कंपनी whose significant equity shares are held by a public company। क्या ये स्मॉल कंपनी मानी जाएगी? पहला तो सवाल आपका ये है। तो मुझे बताओ, आपने पढ़ा था स्मॉल कंपनी मतलब क्या? एक लिमिट होती है पेड अप शेयर कैपिटल की, कि पेड अप शेयर कैपिटल 4 से एक्सीड नहीं होने चाहिए। फिर एक होता है कि यार आपका जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए। दोनों ही चीजें फॉलो होनी चाहिए। फिर आपने पढ़ा था स्मॉल कंपनी, कुछ कंपनीज कभी भी स्मॉल नहीं होती। जैसे अगर आप एक होल्डिंग सब्सिडरी हो, या फिर आप एक सेक्शन 8 कंपनी हो, या फिर अगर आप एक स्पेशल एक्ट में बने हो, तो आप कभी भी नहीं माने जाओगे स्मॉल। पर मुझे एक बात बताओ, पैसिफिक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड क्या एक सब्सिडरी कंपनी है? मुझे एक बात बताओ, क्या पैसिफिक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन से सब्सिडरी कंपनी हुई भी क्या? सारे बच्चे बताओगे। स्मार्ट सॉफ्टवेयर लिमिटेड आपके 2 लाख इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है, क्या मोर देन 50% होल्ड कर रहा है क्या वीपी? बताओ। स्मार्ट सॉफ्टवेयर लिमिटेड आपके 2 लाख इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहा है, किसके? पैसिफिक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के। तो मुझे बताओ, आप एनी विच वेज क्या सब्सिडरी कंपनी बने? सब्सिडरी आप कब बनोगे? जब आपके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन को कोई कंट्रोल करे, या आपके कंपनी में कोई मोर देन 50% वीपी अगर होल्ड करे तो आप सब्सिडरी बनते हो। तो इस केस में स्मार्ट सॉफ्टवेयर लिमिटेड आपकी होल्डिंग नहीं हुई, आप सब्सिडरी नहीं हुए।
तो आप क्या एक स्मॉल कंपनी माने जाओगे? आंसर इज यस। बहुत ही सिंपल है, करेक्ट। यहां पे ये भी एक्सप्लेन किया है सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। तो इसके स्पेसिफिक सोल्यूशन के टोटल शेयर्स कितने हैं? 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। उसमें से स्मार्ट सोल्यूशन 2 लाख शेयर करता है, तो क्या मोर देन 50% होल्ड करता है? नहीं। तो काय का सब्सिडरी होल्डिंग हुए? तो बिल्कुल कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? ये एक स्मॉल कंपनी बन सकती है। ये एक स्मॉल कंपनी क्या कर सकती है? बन सकती है। कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ स्मॉल कंपनी। ठीक है। दूसरा सवाल क्या है? क्या पैसिफिक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने कोई डिफॉल्ट किया है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने में? मुझे एक बात बताना सारे बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आ जाता है? बैलेंस शीट आ जाता है, P&L आ जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है, उसके बाद आपके अगर इक्विटी में चेंजेस हुए हैं तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स आ जाता है, ये आ जाता है। अब आपने इस केस में पढ़ा पैसिफिक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट P&L तो फाइल किया है पर कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं किया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या पैसिफिक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने कोई डिफॉल्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में? तो सेकंड केस में पहले तो आप बताओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सब आ जाता है, पहले तो आप ये लिख दो। अब अगर पैसिफिक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक स्मॉल कंपनी है तो पहले मुझे एक बात बताओ, क्या इन्होंने डिफॉल्ट किया है? बताओ, क्या इन्होंने डिफॉल्ट किया है इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? आंसर। सारे बच्चे, आपने चीज पढ़ी थी, कैश फ्लो किसको फाइल करने की जरूरत नहीं है? कैश फ्लो किस किस को फाइल करने की जरूरत नहीं है? स्मॉल कंपनी को, 1 पर्सन कंपनी को, प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप हो, राइट। तो मुझे बताओ, इन्होंने अगर कैश फ्लो फाइल नहीं भी किया तो ठीक है क्या? हाँ, क्योंकि कैश फ्लो 1 पर्सन स्मॉल कंपनी वगैरह को फाइल करने की, डोरमेंट कंपनी को फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो इट्स एग्जम्प्टेड, तो इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग। सबको समझ में आया बेटा? एवरीबडी अंडरस्टूड क्या? ये क्वेश्चन सबको समझा? अब इस क्वेश्चन में ना 3-4 चीजें थी। इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो डेफिनेशन है, देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन। अब ये चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन ने आपकी 2-3 चीजें टेस्ट कर ली कि आपको स्मॉल कंपनी पता है कि नहीं, आपको सब्सिडरी क्या होता है वो पता है कि नहीं, तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है वो पता है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी चैप्टर 1 से बनकर आ जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं ज्यादातर, ऐसे 2-3 चीजें मिक्स होके आ जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन मान लो 5 नंबर का आ गया, तुम लिखोगे सब्सिडरी क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फिर डिस्क्राइब कर दोगे। समझा? चलिए, एवरीबॉडी सबको समझ गया? अब बेटा एक और फटाफट एक डेफिनेशन पढ़ लो, उसके बाद आपको एक होमवर्क दे देंगे, ठीक है? ओके ओके मैडम, क्या पढ़ाने वाली हो आप? एक छोटी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ें बोलो? 255 पढ़ ले या मेंबर पढ़ लेते हैं? मेंबर। चलो एवरीबॉडी, मैडम मेंबर क्या होता है? बहुत सिंपल है बेटा जी। मैडम मेंबर मतलब क्या? मतलब मैडम मेंबर और शेयर होल्डर दोनों सेम होते हैं क्या? यस। आप वर्ड यूज कर लो मेंबर, आप वर्ड यूज कर लो शेयर होल्डर, कोई मैडम कोई फर्क है क्या? नहीं, यू कैन यूज एनी वर्ड। आप मेंबर वर्ड भी यूज कर सकते हो, आप शेयर होल्डर वर्ड भी यूज कर सकते हो, सेम है। तो मैडम मेंबर होता कौन है? अब जिसने सीए फाउंडेशन नहीं पढ़ा है उसको थोड़ी सी तकलीफ आएगी, पर ये तकलीफ आगे जाके मिट जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन रिलेशन टू अ कंपनी, मैडम मेंबर का मतलब क्या हुआ? बेटा मेंबर का मतलब वो हुआ ऐसा आदमी जिसका नाम कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है एज अ सब्सक्राइबर। मतलब जब कंपनी बन रही थी
तो आपने MOA बनाया होगा। ये विस्तार में चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ेंगे। जब एक कंपनी बन रही होती है तो आप MOA किसके पास फाइल करते हो? ROC के पास। तो आपका नाम कंपनी के MOA में लिखा हुआ है, तो आप क्या हो गए? कंपनी के शेयर होल्डर हो गए। Who shall be deemed to have agreed to become the member। तुमने कंपनी के MOA में तुम्हारा नाम एज अ मेंबर लिखा हुआ है। ये कौन हो गए बेटा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स हो गए। कंपनी को बनाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हें बनाने पड़ते हैं, MOA। तो कहता है तुम्हारा नाम कंपनी के MOA में एज अ मेंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन आप मेंबर बन जाओगे, आपका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जाएगा। या आप कंपनी के मेंबर बाद में बने। जब कंपनी बन रही थी तब तो आप मेंबर नहीं बने, बाद में आपने राइटिंग में कंपनी को प्रस्ताव डाला कि तुम कंपनी के शेयर्स देना चाहते हो, तो कंपनी ने आपका प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया और तुम कंपनी के मेंबर बन गए और तुम्हारा नाम कंपनी ने रजिस्टर ऑफ मेंबर में डाल दिया। कंपनी के पास एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो जो भी कंपनी के मेंबर बनते हैं उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया जाता है। या फिर एवरी पर्सन जो कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं, कैसे? डिपॉजिटरी फॉर्म, डीमैट फॉर्म में। अब ये क्या होता है? बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी। आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, पर आप अभी के लिए समझें कि डीमैट फॉर्म में अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करती हूँ, आज मेरे पास एक डीमैट का खाता है, हाँ, तो डीमैट का खाता है तो मैं रिलायंस के शेयर्स खरीद के बैठ गई, तो क्या मैं रिलायंस की शेयर होल्डर हुई? आप, तुम्हारे पास डीमैट का अकाउंट है तो तुम टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीद के बैठ गए, तो तुम क्या मेंबर माने जाओगे? यस। तो सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि मेंबर मतलब कौन होता है? एवरीबडी, एवरीवन। कंपनी का बेटा मेंबर कौन हुआ? कंपनी का शेयर होल्डर मतलब कौन? जब कंपनी बन रही थी तो उसका नाम MOA में एज अ सब्सक्राइबर। MOA क्या हो गया? कंपनी बनाने के समय जो डॉक्यूमेंट्स तुम बनाते हो उसमें तुमने अपना नाम एज अ मेंबर, जैसे मेरा और PP सर ने मिलकर कंपनी बनानी थी तो हमारा नाम हमने MOA में एज अ सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, मतलब वी आर द मेंबर ऑफ द कंपनी, वी आर द शेयर होल्डर। जो कंपनी बनने के समय कंपनी के शेयर होल्डर बने। बाद में वो लोग जिन्होंने राइटिंग में अग्री किया कि वो कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं, तो कंपनी ने इन्हें अलॉट कर दिए क्या? शेयर्स। तो ये भी कौन बन गए? मेंबर बन गए। कैसे? क्योंकि इन्होंने राइटिंग में कंपनी से रिक्वेस्ट किया कि मेंबर बनना चाहते हैं, कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए, अब इनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जा रहा है। और वो लोग जो कंपनी के शेयर्स को डीमैट फॉर्म में होल्ड करते हैं, क्या वो भी मेंबर होते हैं क्या? हाँ। अब जैसे मेरे पास टाटा मोटर्स के 10 शेयर्स हैं, तो क्या मैं मैडम मेंबर हुई? हाँ। तुम्हारे पास रिलायंस का एक शेयर है, क्या आप मेंबर हुए? हाँ, ठीक है। सारे बच्चों को समझा मेंबर क्या होता है? या तो कंपनी के बनने के समय में MOA में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तुम्हारा नाम एज अ सब्सक्राइबर लिखा है, या बाद में जाके तुम कंपनी के शेयर होल्डर बने, तुमने राइटिंग में रिक्वेस्ट किया, कंपनी ने तुम्हें शेयर्स दे दिए, तुम मेंबर बन गए, या तुम कंपनी के शेयर्स को डीमैट फॉर्म में होल्ड करते हो, वो आर यू आर अ मेंबर। एवरीबडी। प्रांजल, ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? अभी बिल्कुल बात नहीं करेंगे। प्राइवेट कंपनी के पास ऑप्शन होता है, वो फिजिकल फॉर्म में भी शेयर्स को इशू कर सकते हैं या डीमैट फॉर्म में भी इशू कर सकते हैं, पर इसके बारे में अभी प्रांजल में बात नहीं करूंगी, ये बात आगे आएगी आपके चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है? लेकिन मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए अगर आप चाहो तो कुछ बातें शेयर जरूर कर सकती हूँ। इफ यू वॉन्ट हाउ डीमैट वर्क्स, ये मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कर सकती हूँ ब्रीफली, ठीक है? ओके, एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा। अगर आप बोलोगे मैडम वैसे आपकी बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ, पर जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, बेटा इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज है, सुनना, इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज है, क्या? NSDL एंड CDSL। भारत में 2 डिपॉजिटरीज है, NSDL, CDSL, ठीक है? देयर आर 2 डिपॉजिटरीज इन इंडिया। अब बेटा पहले ना 1992 में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। पहले पता है आप शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होल्ड नहीं करते थे। पहले के जमाने में अगर आप अपने पापा से पूछोगे तो शेयर
आपको फिजिकल फॉर्म में इशू किए जाते थे। जैसे आपको ये सर्टिफिकेट मिला करता था, शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये जैसे ये तो पेन है, बट पेन का है, बट शेयर सर्टिफिकेट ऐसे फिजिकल फॉर्म में दिया जाता था। पर बेटा 1992 में एक बहुत बड़ा स्कैम आया जिसमें झूठे झूठे शेयर सर्टिफिकेट, जैसे मैंने झूठे शेयर सर्टिफिकेट बना दिए टाटा मोटर्स के और किसी आदमी को बेच दिए, लोगों से पैसे ले लिए, तो ये तो बहुत बड़ा स्कैम होने लगा था मैडम। हाँ, तो मैडम ये तो बहुत गलत बात होने लगी, लोगों को चूना लगाया गया, लोगों के साथ धोखाधड़ी कर करके झूठे झूठे शेयर सर्टिफिकेट बना के लोगों को देने पड़े। तो फिर सरकार ने सोचा ऐसे तो नहीं चलेगा, तो सरकार ने 2 डिपॉजिटरीज बनाए, NSDL CDSL, ये डिपॉजिटरीज है। अब इन डिपॉजिटरीज में बहुत सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, इन डिपॉजिटरी के बहुत सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूं, जैसे जीरोधा, जैसे HDFC सिक्योरिटीज, जैसे ICICI सिक्योरिटीज, जैसे ग्रो, ये सब क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब आप इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास ये क्या है, जीरोधा, जिन पे आप अपने डीमैट के अकाउंट्स खोल सकते हो, जीरोधा, HDFC सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, इन पर आप क्या खोलते हो, डीमैट के अकाउंट खोलते हो और इलेक्ट्रॉनिकली क्या करते हैं, शेयर्स खरीदते बेचते हैं। तो जब भी मैं जीरोधा के थ्रू शेयर्स खरीदती हूं तो जीरोधा आगे किसको बताता है, डिपॉजिटरी को बताता है। डिपॉजिटरी के पास बेटा एक बुक्स मेंटेन्ड होती है, डिपॉजिटरी के बुक्स में डिपॉजिटरी एंट्री डाल देता है, क्या, आज 5000 शेयर्स लेट से ICICI बैंक के दीपिका राठी ने खरीदे हैं, तो किसके पास डिटेल होती है, CDSL जो है वो डिटेल्स मेंटेन करता है कि शेयर्स के कौन बेनिफिशियल ओनर है, शेयर्स के कौन बेनिफिशियल ओनर है, इसके डिटेल्स कौन मेंटेन करता है, NSDL CDSL। अब NSDL CDSL अकेले तो काम नहीं कर सकता, इसलिए NSDL CDSL के अंदर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके ऊपर आप अपने डीमैट के खाते खोलते हो और इनके थ्रू आप शेयर्स खरीदते बेचते हो। जब आप खरीदते हो, जब आप बेचते हो, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स डिपॉजिटरी को बता देते हैं और डिपॉजिटरी जो होते हैं वो अपने अकाउंट्स में डिटेल्स डाल देते हैं कि किसने कितने कंपनी के शेयर्स खरीदे, हु आर द बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ द शेयर्स। तो अगर मैं कंपनी के शेयर्स डीमैट फॉर्म में भी खरीदती हूं तो क्या मैं कंपनी की शेयर होल्डर हूं, ऑफ कोर्स, ठीक है। चलो एवरीबडी, सारे बच्चों को समझा, चलिए अब ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। अब अगर आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको समझेगा, एवरी पर्सन जो कंपनी के शेयर्स को होल्ड करता है, जिसका नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में, कौन है डिपॉजिटरी, NSDL CDSL, जिसका नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में एज अ बेनिफिशियल ओनर डला हुआ है। अब जैसे आज मैंने ICICI सिक्योरिटीज के, मैंने जीरोधा के अकाउंट से 2000 शेयर्स खरीदे HDFC के, तो मैं क्या हूं, मैं बेनिफिशियल ओनर हूं, मेरा नाम NSDL CDSL के रिकॉर्ड में डल गया है कि मैंने आज ICICI के या फलाना कंपनी के इतने शेयर्स खरीदे हैं। मतलब मैं अगर शेयर्स को डीमैट फॉर्म में भी खरीदती हूं तो मैं क्या हूं, शेयर होल्डर हूं। सारे बच्चों को समझ में आया बेटा, एवरीबडी आई वांट योर आंसर। जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट समझाया ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो था, बट इससे आपको ये बात के बारे में समझा होगा। एवरीबडी समझा। आज जितनी भी पब्लिक कंपनीज है मार्केट में, वो अब अपने शेयर्स को, जितनी भी पब्लिक कंपनीज है, अगर आपको अपने शेयर्स को इशू करना है तो डीमैट फॉर्म में ही इशू कर सकते हो। कोई भी पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स फिजिकल फॉर्म में इशू नहीं कर सकती। पर अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो आपके पास ऑप्शन है, चाहो तो शेयर्स फिजिकल फॉर्म में इशू कर दो या चाहे तो शेयर्स आप डीमैट फॉर्म में इशू करो। इसके बारे में डिस्कशन चैप्टर नंबर 3 में होगा, आगे आने वाले क्लासेस में होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है। चलो ओके एवरीबडी, ओके अब सारे बच्चे होमवर्क लेकर जाएंगे और होमवर्क को खुद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
चलिए, दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, और दूसरा होमवर्क है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को एंड क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। एवरीबडी, 8 एंड 9 इज योर होमवर्क। प्लीज अपनी नोटबुक में इन्हें लिखेंगे और अच्छे से क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 इज योर होमवर्क, ठीक है, प्लीज लिखना है। ओके, चलो प्रांजल, आपको ऑलरेडी प्रिंटेड, आपको दिस इज, आई डोंट नो, 5th और 6th टाइम दैट आई एम एड्रेसिंग दिस टू यू प्रांजल। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तो हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो मैं लिख रही हूं। आपको अदरवाइज कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपके साथ ऑलरेडी समरी नोट्स शेयर्ड है बेटा, ठीक है। चलो, उसमें सब समरीज बनी हुई है। अब चैप्टर नंबर 1 जिस सिर में डेफिनेशन ही है, तो डेफिनेशन की तो समरी नहीं बन सकती, पर आगे जो आपके जितने भी चैप्टर्स आएंगे सबके समरीज बने हुए हैं। तुमको सिर्फ ध्यान से सुनना है क्लास में और होमवर्क रोज करना है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 इज योर होमवर्क। ओके बेटा, चलिए, चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही बेटा, बाय बाय। मैम, इसकी पीडीएफ मिलेगी बेटा? इसकी पीडीएफ ऑलरेडी शेयर हो चुकी है। जो आपके साथ विश्वास बैच के नोट्स शेयर किए गए हैं ना, उसमें ऑलरेडी ये पीडीएफ शेयर कर दी है मैंने, ठीक है। ओके, आपकी पुरानी वाली क्लासेस के नीचे, मतलब पिछली जो अपनी 3-4 क्लास हुई है उसके नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक भी अटैच कर दिया है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय, सी यू बेटा, गुड डे। होमवर्क करके आना, हंसते खेलते हुए कल की क्लास में आना। अब जैसे मैंने टिप ऑफ द डे क्या दिया था, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करना और पॉजिटिविटी ही दिखाना, तो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे तुम, ठीक है। चलो, ओके एवरीवन, हैव अ गुड डे, सी यू एंड बाय बाय।